मैं बुक में एंटर हो चुका हूँ, लेकिन मुझे कोई पैनिक नहीं है क्योंकि मैं एक बैकग्राउंड कैरेक्टर हूँ जिसका मैं लीड से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। कल आंटी ने मुझसे पूछा कि क्या मेरा मैरिज का कोई प्लान है और उन्होंने मेरे लिए एक मैरिज प्रोस्पेक्ट सजेस्ट किया। पास्ट लाइफ में तो मेरी कोई जीएफ तक नहीं थी, अब इस बुक में आ गया हूँ तो शादी कर ही लेता हूँ। जैसा सोचा वैसा ही किया। मैं सिविल अफेयर्स ब्यूरो के बाहर खड़ा होकर अपने डेट का वेट कर रहा हूँ और लार टपका रहा हूँ। हे भगवान, ये कौन सी फेरी है? सुपर गॉर्जियस, ये फेस, ये स्लिम वेस्ट, ये लॉन्ग लेग्स। क्या आप मुझसे सेटिस्फाइड हो? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। आंटी ने कहा था कि आपका कैरेक्टर बहुत अच्छा है, इसलिए मैं आया हूँ। बिल्कुल एडमिट नहीं करना कि मैं बस इनकी ब्यूटी पर फ्लैट हो गया हूँ। मुझे भी अब काफी पसंद आए और आंटी हाँ की बात सही निकली कि हम दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट हैं। अब टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और अंदर जाकर रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं। प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद हम सिविल अफेयर्स ब्यूरो से बाहर आ गए। मेरे घर में बस मैं अकेला हूं तो मुझे गू नियन को किसी इन लॉज से मिलाने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन गू नियन के पेरेंट्स हैं और वो अलग नहीं रहना चाहती। जब हम दोनों ने रजिस्ट्रेशन कर ही लिया है तो डरने की क्या बात है। मैं नेचुरली एग्री हो गया और उसके साथ उसके घर चला गया। बात यह है कि मैं कार लेकर नहीं आया था तो हमें टैक्सी लेनी पड़ेगी, लेकिन उसने कहा कि वो कार लेकर आई है। उसने जिस तरफ इशारा किया वहां सिविल अफेयर्स ब्यूरो के बाहर कई सुपर कार्स खड़ी थी, जिनमें से चीपेस्ट कार भी कम से कम 3 मिलियन युआन यानी लगभग 10 बिलियन वियतनामीज डोंग से ऊपर की थी। क्या तुम्हारा फैमिली इतना रिच है? आंटी ने तो ऐसा कुछ नहीं बताया था, बस यही कहा था कि तुम्हारा नेचर बहुत अच्छा है, कैरेक्टर 100% ट्रस्टवर्दी है, खाने पहनने की कोई कमी नहीं है, कोई डेट नहीं है और हम दोनों मैच करते हैं, इसीलिए मिलवाया था। आंटी ने तो सच में बहुत बातें छिपा कर रखी थी। क्या आंटी ने आपको कुछ नहीं बताया? क्या आप गू ग्रुप के बारे में जानते हैं? हाँ बिल्कुल, मुझे कैसे नहीं पता होगा। गू ग्रुप इस बुक की फीमेल लीड गू नियन का ही तो बिजनेस साम्राज्य है। मुझे यहाँ 5 इयर्स हो चुके हैं और न्यूज में भले ही आया हो कि फीमेल लीड ने गू ग्रुप की सीईओ की पोस्ट संभाल ली है, लेकिन उनका फेस आज तक पब्लिक में शो नहीं हुआ है। मैं ही गू ग्रुप की सोल सक्सेसर हूँ। भाई साहब, सब खत्म हो गया। क्या ये सच में फीमेल लीड गू नियन ही है? लेकिन आपका नेम तो बाई युवन था ना। मेरे साथ जिस गर्ल ने शादी का फॉर्म फिल किया था उसका नाम तो बाई युवन ही था। सही पकड़ा आपने, मेरा नाम बाई युवन ही है। हम सच में बहुत क्यूट कपल हैं। मैं अकेली बच्ची हूँ और बचपन से ही कुछ लोग मुझे हार्म पहुंचाना चाहते थे, इसलिए सेफ्टी के लिए मेरी फैमिली ने मेरा नाम टेम्पररी बाई युवन रख दिया था कि बड़ी होकर चेंज कर देंगे। तो फिर अब इतनी बड़ी होने के बाद भी चेंज क्यों नहीं किया? वर्क में इतनी बिजी रही कि टाइम ही नहीं मिला। कुछ दिनों में जाकर चेंज करवा लूंगी। मेरी किस्मत ही खराब है, बुक की फीमेल लीड मेरी वाइफ बन गई। क्या फीमेल लीड मेल लीड की नहीं होनी चाहिए थी? ये अचानक मेरी वाइफ कैसे बन गई? मेरे हस्बैंड सच में बहुत फनी है। तभी आंटी हाँ कह रही थी कि हम दोनों परफेक्ट हैं। मेरी मॉम को लग रहा था कि कोई बैड गाय न हो, इसलिए वो चुपके से पीछे आई थी और अभी उनका टेक्स्ट आया कि ये लड़का मेरे लिए एकदम परफेक्ट है। जैसे ही मेरा फ्रस्ट्रेशन खत्म हुआ, मैंने ढीठों की तरह रंग बदल लिया और चेहरा मक्खन जैसी स्माइल से भर गया। मैम, रजिस्ट्रेशन फी मैं पे कर दूंगा। क्या हम वापस नॉर्मल फ्रेंड्स बन सकते हैं? क्या आप मुझसे इतने इरिटेटेड हैं? मैं तो डिवोर्स बिल्कुल नहीं दूंगी। धीरे धीरे चलिए, हाथ दर्द हो रहा है, मेरे साथ घर चलिए, मॉम आपका वेट कर रही है। और इस तरह मैं उस लग्जरी कार में खिंचता हुआ बैठ गया। आंखों में आंसू लिए रो भी नहीं पा रहा था। गू नियन मेरे बगल में बैठी, मेरे शोल्डर पर हेड टिकाकर मजे से घर फोन घुमा रही थी। मैं थोड़ा खिसक कर उससे दूर होना चाह रहा था, लेकिन वो भी मेरे साथ साथ खिसकती गई, यहाँ तक कि मैं कार के दूर से जाकर सट गया और भागने का रास्ता ही नहीं बचा। ऊपर से वो बेशर्मों की तरह हंस रही थी। ठीक है, अब नहीं हंसूंगी, चलो अब पास आओ। अभी हम गू मैंशन पहुंचे भी नहीं थे कि मेरा हेडेक शुरू हो गया। स्टोरी लाइन के हिसाब से तो वो नेक्स्ट ईयर मेल लीड यानी मूवी स्टार से मिलने वाली थी। खास तौर पर गू की मॉम को बहुत वरी थी कि नियन उस एक्टर के चक्कर में पड़ जाएगी और अपना सब कुछ दांव पर लगा देगी। बाद में माँ बेटी के बीच बहुत लड़ाई भी होगी, लेकिन ओरिजिनल नॉवल में मेल लीड जो भी हो वो आखिर एक मूवी स्टार ही है। तो गू फैमिली मेरे जैसे 18 टीयर के नल्ले एक्टर को मुड़कर भी क्यों देखेगी जिसका दूर दूर तक कोई स्टेटस ही नहीं है। गार्ड ने कार का दूर खोला। गू नियन नीचे उतरी और मुझे खोया हुआ देखकर बोली, क्या सोच रहे हो? उतरिए भी। अरे अब इससे कैसे बचूं? मैं हड़बड़ाते हुए नीचे उतरा और जैसे ही गू नियन के साथ लिविंग रूम के एंट्रेंस पर पहुंचा, उसकी मॉम दौड़ कर आई और गर्मजोशी से मेरा हाथ थाम लिया। अर्शन, आखिरकार तुम मेरे सन इन लॉ बन ही गए। मैं तो 3 डेज से तुम्हारा ही वेट कर रही थी। गू की मॉम मुझसे इतना ज्यादा प्यार क्यों जता रही हैं? फिर क्या सोचने लगे? जल्दी से मॉम कहो। मैं तुरंत होश में आया और झिझकते हुए बोला, मॉम। गू की मॉम की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने मेरे हाथों में टूरेड एनवलप्स थमा दिए। ये मेरी और नियन के डैड की तरफ से तुम्हारे लिए मीटिंग गिफ्ट है। डैड अभी बिजनेस ट्रिप पर आउट ऑफ कंट्री हैं और तुम दोनों की शादी बहुत सडनली हुई है, इसलिए वो 4-5 डेज बाद ही लौट पाएंगे। मॉम, इसकी क्या जरूरत थी? बहुत ऑकवर्ड लग रहा है। ये तो बस मीटिंग गिफ्ट है सोन। बाकी सब तैयारियों की टेंशन तुम मत लो। मुझे पता है मुझे सब कैसे मैनेज करना है। मेरा इकलौता दामाद है तो कोई कमी कैसे रहने दे सकती हूँ। इतना कहकर वो मुझे लिविंग रूम में ले गई। सोफा पर बैठाकर हाल चाल पूछने लगी और बेहद हैप्पी दिख रही थी। मैंने उनसे क्यूरियस होकर पूछा, मॉम, क्या आप मुझे पहले से जानती थी? दरअसल बात यह है कि मैं हमेशा से अपने लिए एक अच्छा सन इन लॉ ढूंढ रही थी, लेकिन कोई पसंद ही नहीं आ रहा था। फिर तुम्हारी आंटी हाँ, जो मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, उन्होंने तुम्हारे बारे में बताया कि तुम बहुत अच्छे बच्चे हो, तो मैंने चुपके से जाकर तुम्हें कुछ दिनों तक ऑब्जर्व किया और तुम मुझे बहुत पसंद आए। फिर मैंने आंटी हाँ से हेल्प मांगी कि तुम्हें मेरा दामाद बनवा दे। अब जाकर मेरे दिल को सुकून मिला है। मैंने ड्रीम में भी नहीं सोचा था कि गू की मॉम और आंटी हाँ बेस्ट फ्रेंड्स निकलेंगी। आंटी हाँ तो सिटी हॉस्पिटल में डॉक्टर है और मैं उन्हें 4 इयर्स पहले से जानता हूँ। अगर मैं इस वर्ल्ड में रैंकानेट ही नहीं होता तो आंटी हाँ से कभी नहीं मिलता और नहीं वो मुझे गू की मॉम से मिलवाती।
मतलब आज का ये दिन कभी आता ही नहीं। तो क्या मैंने स्टोरी लाइन बदल दी है? नहीं, रुकिए, क्या मैं एक मीनिंगलेस बैकग्राउंड कैरेक्टर नहीं हूँ जिसका मैं प्लॉट से कोई कनेक्शन ही नहीं था? क्या दामाद जी आगे 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 शैन जल्दी इधर आओ, ये तुम्हारे डैड हैं। अंकल जी हेलो। डैड की वॉइस एकदम कोल्ड और एक्सप्रेशनलेस थी। शायद उन्हें भी लगा कि वो थोड़ा ज्यादा स्ट्रिक्ट लग रहे हैं, तो उन्होंने हल्के से खांसते हुए उसी मोनोटोन वॉइस में कहा, आज से गू मैंशन ही तुम्हारा घर है, हेजिटेट मत होना, जो खरीदना हो खरीद लेना, हमारे पास पैसों की कोई कमी नहीं है। अगर ये लड़की तुम्हें परेशान करे तो तुरंत अपनी मॉम या मुझसे शिकायत करना, हम इसे सीधा कर देंगे। थैंक यू डैड। डैड थोड़े अनकंफर्टेबल से लग रहे थे। उन्होंने कहा, वाइफी मुझे दूसरी लाइन पर अर्जेंट कॉल अटेंड करना है, मैं रखता हूँ। हाँ शैन, तुम दोनों वेडिंग कैसे फाइनलाइज करना चाहते हो? डोमेस्टिक, अब्रॉड, स्काई में, अंडर वाटर या क्रूज पर? मुझे लगा मेरी पॉवर्टी ने मेरी इमेजिनेशन को सीमित कर दिया है। क्या शादी सच में स्काई में हो सकती है? ऑब्वियसली यस। प्राइवेट जेट में जब तक शादी चलेगी, फ्लाइट हवा में ही रहेगी। लेकिन तुम उसकी टेंशन मत लो, हमारी अपनी प्राइवेट एयरलाइन फ्लीट है, जैसा चाहोगे वैसा हो जाएगा। मुझे तो सोचकर ही समझ नहीं आ रहा था, तो मैंने ये डिफिकल्ट कॉल सीधा गू नियान नियान पर फेंक दिया। एक्चुअली मेरा अपना एक सीक्रेट प्लान था, अगर अभी गू नियान नियान मुझे डिवोर्स नहीं दे रही है तो मेल लीड से मिलने के बाद तो पक्का देगी ही। जब होना ही डिवोर्स है तो मैं फालतू में हेड अच्छे क्यों लूं, सीधा गू नियान नियान पर छोड़ देता हूँ, कम से कम गुड इंप्रेशन तो पड़ेगा। वाइफी वेडिंग की बात है, तुम जैसा चाहो वैसा कर लो, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। मेरे शन सच में बहुत इंटरेस्टिंग है, एकदम कॉमेडियन। पूरे रास्ते मुझे वाइफी बोलने में इनकी जान निकल रही थी, और अब अचानक वाइफी कहकर ऐसा डायलॉग मार रहे हैं जैसे मेरी कोई केयर ही न हो। हम लगता है अभी भी डिवोर्स का सपना देख रहे हैं, लेकिन देखा जाए तो शन ने मेरी ओपिनियन की रिस्पेक्ट की है। चलो इस बात पर इन्हें फॉरगिव कर देती हूँ। ओके हस्बैंड, जैसा आप कहें, सब मैं ही डिसाइड कर लेती हूँ। वेट, कुछ गड़बड़ है। फीमेल लीड नॉवल की तरह एरोगेंट, कोल्ड और रिजर्व क्यों नहीं लग रही? ये मेरे साथ फ्लर्ट करने के मूड में कैसे है? AW, कितना प्यारा कपल है। देखा मेरी चॉइस कितनी परफेक्ट थी, दोनों साथ में कितने क्यूट लग रहे हैं। गू निया निया ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराते हुए मेरा हाथ थाम लिया। वेडिंग फाइनलाइज करना सिर्फ हमारे फ्री होने पर डिपेंड नहीं करता था, रिलेटिव्स और फ्रेंड्स का अवेलेबल होना भी जरूरी था। इसलिए मैरिज डेट 4 मंथ्स बाद नेशनल डे पर सेट की गई। मैरिज फिक्स होने के बाद गू नियान नियान मेरे साथ मेरे पुराने घर सामान लेने आई। हम निकलने ही वाले थे कि उसकी पर्सनल असिस्टेंट का फोन आ गया। कॉल कट करने के बाद गू नियान नियान ने शाय महसूस करते हुए मुझसे कहा, आशन एक्सट्रीमली सॉरी, मैं आपके साथ वापस नहीं चल सकती, मुझे अर्जेंटली कंपनी जाना पड़ेगा। नो प्रॉब्लम, तुम अपना काम निपटा लो। गू नियान नियान ने मुझे अफेक्शनेटली हग किया और कार में बैठकर चली गई। जब मैं गू मैंशन पहुंचा तो अचानक मेरा फोन रिंग हुआ। मैनेजर नियान का कॉल था। आशन, मैडम यान तुम्हें बहुत पसंद करती हैं, आज नाइट तुम्हें उनके साथ होटल में डिनर पर जाना है। अगर तुम गए तो उस मूवी का मेल सेकंड लीड का रोल तुम्हारा होगा, अच्छे से प्रिपेयर हो जाओ। इस बार नो मत कहना, ये बंदा सच में मेरा मैनेजर है क्या? दिन रात काम करने की जगह बस इन सब चीप तरीकों के बारे में सोचता रहता है। ये तुम्हारा कैसा एटीट्यूड है? मैं ये सब तुम्हारे भले के लिए ही कर रहा हूँ। क्या तुम फेमस होने का ये गोल्डन चांस छोड़ना चाहते हो? वैसे भी तुमने कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया तो तुम्हें ओबे करना पड़ेगा, वरना ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। क्या कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि मुझे क्लाइंट्स को एंटरटेन करना पड़ेगा और उनके साथ ड्रिंक करनी पड़ेगी? अगर लिखा है तो कॉन्ट्रैक्ट निकाल कर दिखाओ, वरना मुझे फोर्स मत करो। मैंने बहुत पहले क्लियर कर दिया था कि अगर शूटिंग या प्रमोशन का काम होगा तो मैं 100% कोऑपरेट करूंगा, लेकिन इन फालतू की चीजों के लिए मुझे मत बोलना। मुझे याद आया कि ये कॉन्ट्रैक्ट मैंने नहीं, बल्कि मेरे रेइनकार्नेट होने से पहले ओरिजिनल बॉडी की मॉम ने गार्डियन बनकर साइन किया था। कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के अगले ही दिन वो पैसे लेकर अब्रॉड भाग गई और उसी दिन मैं इस बॉडी में आया। मन तो किया था कि अदालत में केस करूं, लेकिन ओरिजिनल गाय का एक कंसेंट वीडियो था जिसमें वो एग्री कर रहा था, इसलिए कानूनी तौर पर मैं कमजोर पड़ जाता। वैसे मुझे लगता है कि इन लोगों के पास इतना ब्रेन नहीं है कि वो इतनी दूर की सोचें। इवनिंग होते होते गू नियान नियान गू ग्रुप के ऑफिस से वापस आ गई। डिनर के बाद जब हम कमरे में गए तब मुझे पता चला कि पेरेंट्स ने जो मीटिंग गिफ्ट एनवेलोप्स दिए थे उन दोनों बैंक कार्ड्स में 100 मिलियन युआन थे। मेरा मन हुआ कि इन दोनों कार्ड्स को अभी फेंक दूं। तभी गू नियान नियान लॉकर खोलने लगी और मेरी तरफ देखकर मुस्कुराई, जैसे उसे पता हो कि मैं इन पैसों की भरपाई कभी नहीं कर पाऊंगा। क्या हुआ, हाथ जल रहे हैं क्या? इतनी जल्दी क्यों फेंक दिया? फिर वो मन ही मन सोचने लगी, आखिर ऐसा क्यों है? ये मेरे और मेरे घर वालों के दिए गिफ्ट से इतना डिस्टेंस क्यों बना रहा है? क्या इसे इस वर्ल्ड के किसी सीक्रेट के बारे में पता चल गया है? नो, मुझे किसी दिन इसे टेस्ट करना ही पड़ेगा। मुझे गू नियान नियान के माइंड में चल रही इन बातों का जरा भी आइडिया नहीं था। मैंने बस अपना फोन उठाया और आंटी हाँ को कॉल लगाया। सॉरी आशन, मैंने तुम्हें पूरी बात नहीं बताई क्योंकि मुझे लगा तुम दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट हो, लेकिन मुझे डर था कि अगर तुम्हें पता चला कि वो इतने बड़े बिजनेस फैमिली से है तो तुम हेजिटेट करोगे और मना कर दोगे। मुझे पता है कि इसमें आपकी कोई गलती नहीं है आंटी, इट्स कंप्लीटली फाइन। थोड़ी देर बात करने के बाद मैंने फोन गू नियान नियान को दे दिया। उसने थोड़ी बातचीत की, फिर फोन लौटाकर वॉशरूम में शावर लेने चली गई। मैं बेड पर लेटा हुआ सोच रहा था और पानी की आवाज के बीच मेरा माइंड तरह तरह के थॉट्स में खो गया। क्या गू नियान नियान का कैरेक्टर सच में नॉवल जैसा ही है? आज वो कितनी बार मुस्कुराई है, जबकि बुक की फीमेल लीड तो मेल लीड से मिलने के बाद हंसना ही भूल जाती थी। वेट अ मिनट, अगर मैं रेइनकार्नेट हो सकता हूं तो क्या वो भी रीबर्थ लेकर आई है? लेकिन उसका क्लासी एटीट्यूड और पर्सनालिटी देखकर लगता नहीं कि वो कोई एक्टिंग कर रही है, बिल्कुल बचपन से ऐसी ही पली बढ़ी लग रही है। छोड़ो, कुछ दिन और ऑब्जर्व करता हूँ, डिवोर्स की कोई घबराहट नहीं है। तभी गू नियान नियान वॉशरूम से बाहर निकली। मानना पड़ेगा बॉस, फीमेल लीड का फिगर सच में एकदम सेंसेशनल है। शन, क्या आप सेटिस्फाइड हैं? तो फिर अब देर किस बात की? हाँ, अब और टीज नहीं करूंगी। वैसे शन, आप मुझसे इतने दूर क्यों खिसक रहे हैं? इतनी रात को सोने का मूड नहीं है क्या? ये सुनते ही मैं तुरंत उसके पास आकर शरीफों की तरह सीधा लेट गया।
गु नियन नियन ने स्माइल करते हुए लाइट ऑफ कर दी। उसने मेरी तरफ देखा और उसे 1 मंथ पहले आया ड्रीम याद आने लगा। ड्रीम में वो एक रोमांस नॉवल की फीमेल लीड थी, जहां आगे चलकर उसे मेल लीड से डीपली लव हो जाता है और वो उसे पाने के लिए हर हद पार कर देती है, यहाँ तक कि उसे सिटी छोड़ने पर मजबूर कर देती है। ये सब सोचकर ही मुझे कितना रिडिकुलस लगता है। मैं किसी ऑथर की बकवास स्क्रिप्ट के हिसाब से अपनी लाइफ क्यों जीऊंगी। इसीलिए जब मेरी मॉम ने मुझे शादी के लिए लड़का देखने को कहा तो मैंने मना नहीं किया, और खैर मनाओ कि मैं चली गई। लेकिन अश्यन को जैसे ही पता चला कि मैं गु नियन नियन हूँ, उन्होंने तुरंत डिवोर्स की बात क्यों छेड़ी। मुझे डाउट है कि अश्यन भी मेरी तरह अवेकन हो चुके हैं और जानते हैं कि मैं ही फीमेल लीड हूँ। लेकिन अब जब रजिस्ट्रेशन हो ही चुका है तो उनके चाहने से क्या होता है। मैरिज तो हो ही चुकी है, लव तो धीरे धीरे हो ही जाएगा। नेक्स्ट मॉर्निंग जब मेरी आंख खुली तो गु नियन नियन जा चुकी थी। आखिरकार सीईओ है तो बिजी तो होगी ही। पेरेंट्स के साथ ब्रेकफास्ट करने के बाद मैंने एजेंसी जाने का प्लान बनाया। गार्ड्स को जैसे ही पता चला कि मैं बाहर जा रहा हूँ वो मेरे पीछे आने लगे। मैं तो बस एक 18 tier का एक्टर हूँ, मुझे कोई पहचानता भी नहीं है, प्लीज मेरे पीछे मत आओ। लेकिन मैडम का स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन है कि आपकी सिक्योरिटी में रहना ही पड़ेगा। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था तो मैंने सीधा गु नियन नियन को कॉल लगाया। गु नियन नियन, मुझे एजेंसी जाना है और मुझे ये गार्ड्स नहीं चाहिए, प्लीज इन्हें समझाओ। गु नियन नियन डेस्क पर फाइल्स पलटते हुए हंसकर बोली, अश्यन सिक्योरिटी के लिए रहने दीजिए ना, इसमें क्या बुराई है। लेकिन मैं कोई बड़ा स्टार थोड़ी न हूँ, बस एक नल्ला 18 tier एक्टर हूँ। अगर किसी ने गार्ड्स के साथ फोटो खींचकर इंटरनेट पर डाल दी तो लोग कहेंगे कि काम धाम कुछ है नहीं और नवाबों की तरह गार्ड्स लेकर घूम रहा है। ऐसे नेगेटिव पब्लिसिटी कौन चाहता है भाई। ऑलराइट, आपकी बात में लॉजिक तो है, ठीक है मैं मना कर देती हूँ। कॉल कट करने के बाद जैसे ही गार्ड्स पीछे हटे मैंने तुरंत अपनी कार स्टार्ट की और निकल गया। गु नियन नियन ने तुरंत अपने असिस्टेंट को कॉल लगाया, आज शन की मैनेजमेंट एजेंसी की पूरी डिटेल्स निकालो, मुझे जानना है कि 5 years से इंडस्ट्री में होने के बाद भी वो अभी तक 18 tier एक्टर क्यों बने हुए हैं। इसके पीछे जरूर कोई न कोई बड़ा रीजन होगा। उसी टाइम जैसे ही मैं डिंग डंग एंटरटेनमेंट के ऑफिस पहुंचा मेरी मुलाकात मेरे साथ ही डेब्यू करने वाले कियन फे से हो गई। ये बंदा हमेशा मुझसे बिना बात के ढीशुम ढीशुम करने के मूड में रहता है। अरे ये कौन महाशय हैं? क्या ये वही शेनचन नहीं है जो 5 years से घिसने के बाद भी आज तक पासराबाई बने हुए हैं? मैंने उसे पूरी तरह इग्नोर मार दिया। शेनचन, जितनी भी एटीट्यूड दिखानी है दिखा लो, आज भी तुम वही 18 tier के नल्ले ही रहोगे। कल रात जब तुम होटल नहीं गए तो एन यांग ने मुझे भेज दिया और मैडम यान ने मुझे मेल सेकंड लीड का रोल दे दिया है। जल गई ना तुम्हारी। लेकिन किसने कहा कि तुम्हें हमेशा अपनी ये अकड़ दिखानी है और एन यांग की बात नहीं माननी है। सच में दिमाग खराब हो गया है मेरा। इस शेनचन में ऐसा क्या खास है भाई, बस मुझसे थोड़ा सा ज्यादा हैंडसम ही तो है। तो फिर डिंग डंग एंटरटेनमेंट में आने वाले सारे बड़े बॉस सबसे पहले इसी पर लाइन क्यों मारते हैं। जब हम दोनों ने एक साथ डेब्यू किया था तो मुझे हमेशा इसके छोड़े हुए रोल्स और लेफ्ट ओवर अपॉर्चुनिटीज ही क्यों मिलती हैं। इतना लंबा भाषण ठोक दिया, अब कलेजे को ठंडक मिली कि नहीं, तो तुम इतने में ही खुश हो जाते हो। हद है यार, सच में कितना अनोइंग है, दिमाग का दही कर दिया तुमने। अगर तुम्हें फेमस ही नहीं होना था तो इस एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आए ही क्यों। सच में ढोंगी हो तुम, जितना नाटक करना है कर लो, देखता हूं कब तक ये ड्रामा चलता है। हाँ यस, शायद तुम्हें अभी पता नहीं है, मैंने एन यांग से सुना है कि बॉस डिंग अब तुम्हें ठिकाने लगाने के मूड में है, वरना तुम्हें क्या लगता है कंपनी में आरती उतारने के लिए बुलाया है। इतना बोलकर कियन फे गाना गुनगुनाते हुए वहां से निकल गया। मैंने उसकी बकवास पर रत्ती भर भी ध्यान नहीं दिया और सीधा 2nd फ्लोर वाले ऑफिस में एन यांग को ढूंढने चला गया। तुम जाके कॉन्फ्रेंस रूम में वेट करो। मैंने हाँ में सिर हिलाया और कॉन्फ्रेंस रूम की तरफ बढ़ गया। कॉन्फ्रेंस रूम के अंदर पहले से ही कुछ ऐसे नए चेहरे बैठे थे जो मुझसे कहीं ज्यादा फेमस थे, तो ऑब्वियसली वो मेरे जैसे tier 18 के नल्ले एक्टर को भाव क्यों देंगे। बस 2 न्यूकमर्स ने ही अपनी सीट से उठकर तरीके से मुझे ग्रीट किया। काफी देर तक वेट करने के बाद डिंग डंग एंटरटेनमेंट के बॉस डिंग शूलियन और मैनेजर एन यांग वहां प्रकट हुए। इनकी वर्किंग एफिशिएंसी इतनी ढीली और स्लो है, कोई हैरानी की बात नहीं कि ये कंपनी कभी ग्रो ही नहीं कर पाई। ये सब कब खत्म होगा यार, मुझे घर जाना है। सच में पका दिया, फोन की बैटरी भी डेड होने वाली है। नेक्स्ट डे सुबह 11 o'clock तक वेट करने के बाद जब आखिरी न्यूकमर बाहर निकला तब जाकर मेरी बारी आई। दूसरी तरफ गु ग्रुप के सीईओ ऑफिस में असिस्टेंट ने डोर नॉक किया और अंदर आकर गु नियन नियन को इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट सौंपी। शेनचन सर की कंपनी डिंग डंग एंटरटेनमेंट एक ऐसी धोखाधड़ी वाली कंपनी है जो सिर्फ आर्टिस्ट के ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के पेनल्टी मनी से पैसे छापती है, न कोई बैकग्राउंड है और न ही कोई रिसोर्सेस। डिंग डंग एंटरटेनमेंट के दोनों ओनर्स ने शेनचन सर के लुक को देखकर उन पर कास्टिंग काउच का प्रेशर बनाया ताकि रोल्स मिल सके, लेकिन सर कभी नहीं माने। इसलिए उन्होंने सर को सिर्फ छोटे मोटे साइड रोल्स में ही अटका कर रखा। 5 years के करियर में सर की मार्केट वैल्यू लगभग 0 है, बस ऐसे ही खींच रहे हैं। तो मेरे शेन को इन लोगों ने पूरे 5 years तक टॉर्चर किया है। सर के कॉन्ट्रैक्ट को हमारी लीगल टीम ने चेक कर लिया है। अगर हम लॉसूट फाइल करते हैं तो जीत हमारी होगी। क्या हम कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करवाने के लिए लीगल एक्शन लें? लॉसूट में बहुत टाइम जाएगा और इन घटिया लोगों का फायदा ही होगा। मेरे आशन को 5 years तक परेशान किया है, इन्हें ऐसे ही कैसे छोड़ दें? क्या कोई फास्ट तरीका है? यस मैम, सर के कॉन्ट्रैक्ट में एक क्लॉज है कि अगर डिंग डंग एंटरटेनमेंट बैंकरप्ट हो जाती है और सर को काम या अपॉर्चुनिटीज देने में नाकाम रहती है तो कॉन्ट्रैक्ट अपने आप कैंसिल हो जाएगा। इसके अलावा मुझे यह भी पता चला है कि उस कपल ने कुछ दिन पहले ही कंपनी की सारी प्रॉपर्टीज मॉर्गेज पर रखकर बैंक से 100 million युआन का लोन लिया है और अपने बेटे के गैम्बलिंग डेट्स चुकाने के लिए अपने पर्सनल अकाउंट्स में ट्रांसफर कर लिया है। गु नियन नियन ने सिर हिलाया। डन, फिर तो देर किस बात की, तुरंत ये न्यूज लीक करो और इन्हें सड़क पर लाओ। तुम्हें पता भी है मैडम यान कौन है, उनके हाथ में बेशुमार रिसोर्सेज हैं। कल रात तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई गायब होने की? क्या मैंने तुम्हें ज्यादा ही सिर पर चढ़ा रखा है? तुम इससे इतनी बातें क्यों कर रहे हो? इतने सालों में इसने कभी हमारी एक बात सुनी है क्या? दूसरे लोग तरसते हैं ऐसी मीटिंग के लिए और एक ये है। शेनचन,
तुम्हें क्या लगता है कि हम दोनों का नुकसान करवा के तुम बच निकलोगे? तो फिर आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया किस लिए है और किस लिए? ऑब्वियसली तुम्हारे और कंपनी के मैटर के लिए। मैं तुमसे लास्ट टाइम पूछ रहा हूँ, क्या तुम आगे से हमारी बात मानोगे या नहीं? इसके पास इतने अच्छे प्रोस्पेक्ट्स थे, पहले फेमस होने के कितने चांसेस मिले, लेकिन ये बंदा अपनी एंड में रहा, कंपनी का नुकसान करवाया और आज तक इससे 1 रुपया नहीं कमा पाए। सच में खून जला दिया इसने। मैं अपने फोन में बिजी था और उनके लंबे भाषण का रिप्लाई देने का मेरा कोई मूड नहीं था। मन ही मन सोचा कि मैं गिनती भूल चुका हूँ कि कितनी बार मना किया है। ये दोनों हर बार सुनते हैं फिर भी इनका पेट नहीं भरता, बस चाहते हैं कि मैं चुपचाप इनकी गुलामी करूं। कान पक गए सुन सुन के। किसी ईयर स्पेशलिस्ट को दिखा क्यों नहीं लेते? फाइन, अगर तुम बिल्कुल कोऑपरेट नहीं करना चाहते तो चलो तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेशन डिस्कस कर लेते हैं। तुमने 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, 5 इयर्स हो चुके हैं और 5 इयर्स अभी बाकी हैं। रूल्स के हिसाब से अगर तुम खुद कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना चाहते हो तो तुम्हें 10 मिलियन युआन का कॉम्पेंसेशन देना होगा। अगर तुम ये 10 मिलियन युआन दे देते हो तो हम तुम्हें तुरंत फ्री कर देंगे, लेकिन हमें भी पता है कि तुम्हारे पास इतने पैसे नहीं है। चलो ऐसा करते हैं, तुम आधा यानी 5 मिलियन युआन दे दो और हम कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देंगे। मैंने बिना किसी हेजिटेशन के सीधा बोल दिया, मेरे पास पैसे नहीं है। इतना कहकर मैं फिर से फोन चलाने लगा। कोई कूल बनने का नाटक नहीं कर रहा था, सच में पैसे नहीं थे। मेरे बैंक अकाउंट में बस 1 मिलियन युआन से थोड़े ज्यादा की सेविंग्स थी, वरना मैं कब का पैसे फेंक कर इस ढोंगी कंपनी से आजादी ले लेता। और अगर पैसे होते भी तो मैं इस घटिया कंपनी पर एक ढेला भी बर्बाद नहीं करता। 5 मिलियन नहीं है तो 3 मिलियन तो होंगे ही आपके पास। चलो 3 मिलियन पर डन करते हैं। ये सुनकर मुझे लगा कि भाई ये तो अनएक्सपेक्टेड जैकपॉट लग गया। यहाँ तो बार्गेनिंग चल रही है। देखकर लग रहा है कि या तो इन्हें पैसों की सख्त जरूरत है या फिर कंपनी में कोई बड़ा सियापा हो गया है। 3 मिलियन भी क्यों नहीं है आपके पास? आपके पास एक घर तो है ही, कार भी है। सब बेच बाच के और उधार लेकर पैसों का जुगाड़ करो। क्या आपको फ्रीडम नहीं चाहिए? आप तो हमेशा से कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना चाहते थे ना। मैं बता रहा हूँ 3 मिलियन हमारा लोएस्ट प्राइस है, वरना अगर हम मान भी जाएं तो बाकी शेयर होल्डर्स कभी इस कैंसिलेशन के लिए तैयार नहीं होंगे। क्या तुम सच में पूरे 10 साल तक इस कंपनी में सड़ना चाहते हो? मेरे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है, वैसे भी 5 साल तक झेल ही लिया है। 5 साल और सही। डिंग शुलियन गुस्से में लाल पीली हो गई और एनयांग का भी दिमाग सुलग गया। पत्थर की दीवार से सिर फोड़ रहे थे जैसे। इन 5 इयर्स में तुम कितना कुछ कर सकते थे। अभी तुम यंग हो, किस्मत चमकी तो 1 साल में 3 मिलियन कमा लोगे। यहाँ अपनी लाइफ क्यों खराब कर रहे हो? 5 इयर्स बाद भी मैं यंग ही रहूंगा। इतनी जल्दी क्या है? घुमा फिरा के बात यही है ना कि तुम ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का 1 रुपया भी नहीं देना चाहते। अब जाके समझ आया क्या आपको? सच में बहुत स्लो दिमाग है आपका। क्या मेरा एटीट्यूड इतना भी क्लियर नहीं था कि आपको अलग से पूछना पड़ रहा है? सपने देखना बंद करो। बिना 1 रुपया कॉम्पेंसेशन दिए कंपनी छोड़ने का सपना देख रहे हो। बड़ी ऐश सूझ रही है तुम्हें। अरे छोड़ो भी, 3 मिलियन नहीं दे सकता तो 1 मिलियन तो दे ही सकता है ना। तो हाथ जोड़ता हूँ भाई, कितना ढीठ बंदा है ये। एक पैसा निकालने को तैयार क्यों नहीं हो रहा? मैं रीजन ये था कि कंपनी ने जो लोन लिया था वो सब बेटे के सट्टेबाजी के कर्ज चुकाने में उड़ा दिया था, वरना मैं कोई चैरिटी करने थोड़ा ही बैठा था जो इतने सस्ते में इसका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करता। अगर तुम 1 मिलियन भी नहीं दे सकते तो फिर कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होने का वेट करो। शेनचेन, तुम हद से ज्यादा गिर चुके हो। अब तुम अगले 5 साल तक इसी तरह एक गुमनाम नल्ले की तरह हमारी कंपनी में सड़ते रहोगे। बॉस डिंग एंड यांग, बहुत बड़ा कांड हो गया है। बैंक वाले सारा सामान सील करने आ गए हैं और सारे शेयर होल्डर्स को भी खबर लग गई है। सब कंपनी की तरफ ही भागे चले आ रहे हैं। डिंग शुलियन और एनयांग के पैर तले जमीन निकल गई और वो कुर्सी पर ढह गए। मैं बगल में बैठा अपनी आईब्रोज उचका रहा था और मुझे सब समझ आ गया कि ये लोग इतना बार्गेन क्यों कर रहे थे। दरअसल इस गड्ढे को भरने की फिराक में थे। बैंक सारा प्रॉपर्टी कब्जा कर लेगा तो डिंग डंग एंटरटेनमेंट के पास बचेगा ही क्या? बहुत जल्द बैंक्रप्सी डिक्लेयर करनी पड़ेगी और इस तरह डिंग डंग एंटरटेनमेंट के साथ मेरा कॉन्ट्रैक्ट अपने आप खत्म हो जाएगा। सोचा नहीं था कि आज कंपनी आकर मुझे बिन मांगे आजादी मिल जाएगी। मैं इतना हैप्पी था कि मेरा मन किया अभी के अभी एक फ्लेक्स पोस्ट डाल दूं। बॉस डिंग एंड यांग, थैंक यू सो मच। मैं चला अपना कैंसिलेशन लेके। मैं खुशी में गुनगुनाते हुए डिंग डंग एंटरटेनमेंट से बाहर निकल आया। कार में बैठते ही मेरा फोन बज उठा। मैंने एक्साइटमेंट में कहा, हेलो हेलो आशन, इतने हैप्पी क्यों लग रहे हो? मुझे तब रियलाइजेशन हुआ कि ये गू नियन नियन का कॉल था। आपकी मैनेजमेंट एजेंसी बैंकरप्ट हो चुकी है। आपके कॉन्ट्रैक्ट में क्लॉज था कि अगर वो बैंकरप्ट होते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। अब आप कंप्लीटली फ्री हैं। ओ रियली? मैं भी आपके लिए बहुत हैप्पी हूँ। आगे से ठोकर खाकर इंसान समझदार बनता है। अब दोबारा कोई ऐसा एग्रीमेंट वीडियो मत बनाना जिससे आपकी लाइफ का कंट्रोल दूसरों के हाथ में चला जाए। वेट, तुम्हें यह सब कैसे पता चला? कहीं आज जो बैंक वाले और शेयर होल्डर्स वसूली करने आए थे वो तुम्हारी वजह से तो नहीं? यू आर वेरी स्मार्ट आशन। ये बात भी आपने पकड़ ली। मुझे पता था कि वो मेरी मदद करने के लिए ये सब कर रही है और मैं उसका बहुत थैंकफुल था, लेकिन क्या इससे मुझ पर उसका एक और एहसान नहीं चढ़ गया? कहते हैं ना कि एहसान का कर्ज चुकाना सबसे मुश्किल होता है और मुझे एहसानों के तले दबने से बहुत डर लगता है। मैं आपकी वाइफ हूँ, मेरे हस्बैंड को कोई परेशान करे और मैं चुप रहूं, ऐसा हो सकता है क्या? वैसे तो मैं सोच रहा था कि जब गू नियन नियन को उसका मेल लीड मिल जाएगा तो वो खुद ही मुझसे डिवोर्स मांग लेगी, लेकिन इस इंसिडेंट के बाद अब मैं खुद ही ये बात छेड़ना चाहता था। मुझे डर था कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो एहसानों का बोझ इतना बढ़ जाएगा कि मैं कभी चुका ही नहीं पाऊंगा। नियन नियन, क्यों ना हम डिवोर्स ले लें? शेन, क्या आपको किसी ने नहीं सिखाया कि डिवोर्स जैसी बात का मजाक नहीं बनाते? आप एक मैच्योर इंसान हैं, क्या आप अपने फैसलों और अपनी जिम्मेदारी से ऐसे भाग सकते हैं? जब हम रजिस्ट्रेशन करने गए थे तो क्या मैंने आपके सिर पर बंदूक रखी थी? और शादी के बाद मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे आपको ठेस पहुंचे? आप खुद से पूछिए, क्या गलती आपकी नहीं है? हाँ, गलती तो मेरी ही है। बस बात इतनी सी है कि मैं इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा हूं कि तुम ही गुनियन नियन हो। मेरी अपनी लॉजिकल सोच थी। आखिर वो इस नॉवल की मैं लीड थी। देर सवेर उसे मेल लीड से प्यार होना ही था। हमारे बीच भले ही रजिस्ट्रेशन हो चुका हो, लेकिन हमारा कोई फ्यूचर नहीं था, तो जल्दी डिवोर्स लेकर आजाद होना ही बेहतर था ना।
आखिर आपको इस बात से क्या प्रॉब्लम है? क्या हमारी फैमिली बैकग्राउंड के डिफरेंस की वजह से ऐसा लग रहा है? अब मैं उसे मुंह पर ये तो नहीं बोल सकता था कि मैं एक रीइंकार्नेटेड सोल हूं और मुझे पता है कि तुम इस नॉवल की हीरोइन हो। समझ लो ऐसा ही है। ये भी एक रीजन माना जा सकता है। गु नियान नियन को भले ही ये बात बकवास लगी, लेकिन उसने मुझे नीचा नहीं दिखाया और न ही कोई क्रॉस क्वेश्चन किया। आशन, आगे से डिवोर्स का नाम भी मत लेना। अगर आपने फिर से ये बात बोली तो मैं सच में बहुत एंग्री हो जाऊंगी। हमारे बैकग्राउंड में बाहर से फर्क दिखता होगा, लेकिन अंदर से कोई फर्क नहीं है। वरना मेरे पेरेंट्स आपको इतना पसंद नहीं करते और ना ही मुझे आपके साथ शादी करने के लिए भेजते। ठीक है ठीक है, अब कभी नहीं बोलूंगा। सच कहूं तो मेरी हिम्मत भी नहीं हुई दोबारा बोलने की। आखिर उसकी बातों में पॉइंट तो था और मुझे काफी गिल्ट भी फील हो रहा था। अब तो अगले साल उसके खुद ही पहल करने का वेट करना पड़ेगा। आशन, क्या आप अभी घर वापस आ रहे हैं? या एग्जैक्टली। तो फिर आराम से कार चलाइए और वंस अगेन कांग्रेचुलेशंस कि अब आप फ्री हो चुके हैं। घर पहुंचकर ठंडे दिमाग से सोचिए कि क्या आपको सच में ये एक्टिंग का प्रोफेशन पसंद है। आप जो भी करेंगे मैं हमेशा सपोर्ट करूंगी, लेकिन मैं चाहती हूं कि आप वो काम करें जो आप सच में दिल से करना चाहते हैं। मैंने आज तक अपनी दिल की बातें किसी से शेयर नहीं की थी, तो मुझे थोड़ा ऑकवर्ड लगा। ऑलराइट, मुझे समझ आ गया तुम बहुत भाषण देती हो। कोई और होता तो मैं इतनी बातें करती भी नहीं। आप बस सोचिए, जब मैं घर आऊंगी तो इस बारे में अच्छे से बात करेंगे। ओके ओके, मैं रखता हूं। रास्ते में ध्यान से ड्राइव करना। मुझसे हीरोइन की एक्स्ट्रा केयर बर्दाश्त नहीं हो रही थी। बहुत वियर्ड फीलिंग आ रही थी और उसने सच में फोन कट कर दिया। बड़ी जल्दी थी कट करने की। अगर ऑफिस में इतना काम न होता तो मैं अभी घर आकर आपको दबोच लेती और 2 बातें और सुनाती। अभी तो मेरी बातें खत्म भी नहीं हुई थी। दूसरी तरफ जैसे ही मैंने गु नियान नियान का कॉल कट किया, गु की मॉम का वीडियो कॉल आ गया। शन, क्या तुम दोपहर का लंच करने घर आ रहे हो? हाँ मॉम, मैं लगभग हाफ एन आवर में पहुंच जाऊंगा। आप लोग खा लीजिए, मेरा वेट मत कीजिए। नो प्रॉब्लम, मुझे भूख नहीं है। तुम आओ फिर साथ में ही लंच करेंगे। लंच करने के बाद गु की मॉम ने मुझे एक बड़ा सा फाइल फोल्डर थमा दिया। ये तुम्हारी मॉम और डैड की तरफ से तुम्हारे लिए एक छोटा सा टोकन ऑफ लव है। कल ही रेडी हो गया था, बस कुछ फॉर्मेलिटीज बाकी थी जो आज कंप्लीट हो गई। कोई बड़ी बात नहीं है, बस एक छोटी सी भेंट है। भाई साहब, क्या ये सच में छोटी सी भेंट है? ये फोल्डर इतना मोटा क्यों लग रहा है? मेरी तो हिम्मत ही नहीं हुई खोलकर देखने की। कमरे में पहुंचते ही मैंने उस फोल्डर को लॉकर में संभाल कर रख दिया। जैसे ही पीछे मुड़ा तो सामने एक बहुत बड़ा वॉक इन क्लोजेट दिखा। ओ गॉड, ये सारे क्लॉज क्या मेरे लिए खरीदे गए हैं? गु की मॉम नीचे लिविंग रूम में वासे में फ्लावर्स लगा रही थी। ये नियान नियान ने खरीदे हैं बेटा। जब डिलीवरी आई थी तो मैंने बस अरेंज करवा दिया था। लेकिन आशन, तुम्हारा ये क्लोजेट थोड़ा छोटा पड़ गया है। मैंने भी तुम्हारे लिए काफी शॉपिंग की है। समझ नहीं आ रहा वो सब कहाँ रखूंगी। ये सुनकर मैंने एक ठंडी सांस ली। गु नियान नियान ने ये सब कब खरीद लिया? वो तो कह रही थी कि ऑफिस जा रही है, फिर मेरे लिए इतनी शॉपिंग करने का टाइम कहाँ से मिला? खैर छोड़ो, शाम को जब वो आएगी तब बात करता हूँ। नाइट में जब गु नियान नियान घर वापस आई तो मैं उसे एक तरफ ले गया। एब्डवाऊ, एक दिन नहीं मिले तो इतनी याद आने लगी मेरी। मैंने उसके चेहरे को देखा। उसकी खूबसूरत नशीली आंखों का जादू सच में असर कर रहा था। क्लोजेट में कपड़ों का क्या चक्कर है? उन कपड़ों में क्या प्रॉब्लम है? क्या फिर से प्रेशर फील होने लगा आपको? हे गॉड! हाँ शन, गुस्सा मत होइए ना। अगर ऐसा है तो आप भी मेरे लिए कुछ खरीद दीजिए, हिसाब बराबर। मैंने कोई रिप्लाई नहीं दिया। डिनर के बाद गु नियान मुझे अपस्टेयर्स स्टडी रूम में वर्क डिस्कस करने ले गई। जब वो सीरियस होती थी तो सच में एकदम प्रोफेशनल बॉस लगती थी। मुझे तब रियलाइजेशन हुआ कि जो लड़की रोज मेरे साथ हंसती खिलखिलाती है वो असल में एक बेहद केपेबल सीईओ भी है। जैसे ही वो पलटी, उसने देखा कि मैं सामने वाली चेयर पर एकदम शरीफों की तरह सीधा बैठा हूँ। यहाँ मेरे पास आकर बैठी है ना। जब उसने देखा कि मैं अपनी जगह पर रिजिड हूँ तो उसने ज्यादा फोर्स नहीं किया। हाँ शन, क्या आपको सच में एक्टिंग का करियर पसंद है? डेफिनेटली यस। भले ही शुरू में मुझे जबरदस्ती इस फील्ड में धकेला गया था, लेकिन इन 5 years में मैंने कई रोल्स किए हैं। चाहे वो स्क्रीन पर 1 सेकंड का रोल ही क्यों ना हो, किसी और की लाइफ जीने का एहसास अलग ही होता है। मुझे ये फीलिंग सच में बहुत पसंद है, इसलिए मैं एक्टिंग कंटिन्यू रखना चाहता हूँ। अगर वो फालतू के ड्रामा ना हो तो मुझे ये काम बहुत पसंद है। मेरे पास एक प्रपोजल है, सुनना चाहेंगे? मैंने उसे घूर कर देखा। मेरा रिएक्शन देखकर वो हंस पड़ी। मैंने अपनी टीम से कुछ ऑप्शंस तैयार करवाए हैं। एक ऑप्शन ये है कि आप एक इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट की तरह काम करें और अपना एक पर्सनल मैनेजर रख लें। बेसिकली हर ऑप्शन के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं, आप खुद देख लीजिए। मैंने थोड़ा सोचा, मैं ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ। मैं जल्द ही ऑनलाइन हायरिंग पोस्ट डाल दूंगा एक अच्छे मैनेजर के लिए। आशन, मेरे पास आपके लिए एक परफेक्ट मैनेजर रेडी है। कहो तो सीधे तरह इंट्रोड्यूस करवा दूं। तो मतलब तुमने ऑप्शंस और स्टाफ दोनों पहले से ही प्लान कर रखा था। गु नियान नियान, तुम मेरे साथ कोई गेम तो नहीं खेल रही ना? आशन काफी स्मार्ट निकले। मैं तो सच में गेम खेलने वाली थी, लेकिन जाहिर है मुंह पर तो नहीं बोल सकती। इन्हें थोड़ा टीज करने में अलग ही मजा आता है, ऐसा कुछ नहीं है। आशन एक्चुअली वो भी रो रोकर मुझसे हेल्प मांग रही थी। मुझे उस पर तरस आ गया तो मैंने सोचा आपको रेकमेंड कर दूं। मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया, इसमें वो वी का क्या लेना देना? हाँ, उसके कजन ब्रदर पहले मैनेजर थे, फिर उन्होंने इंडस्ट्री से रिटायरमेंट ले ली और घर पर बैठकर बोर हो रहे थे। अब वो फिर से काम शुरू करना चाहते हैं, लेकिन चूंकि वो 10 years से इंडस्ट्री से बाहर है तो कोई कंपनी उन्हें हायर नहीं कर रही। उन्हें पता चला कि आप कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट करें, आपको मैनेजर तो चाहिए ही होगा। तो उन्होंने वो वी के जरिए मुझसे रिक्वेस्ट करवाई कि आप उनके कजन को एक चांस दें। ये सब सुनकर मुझे कुछ गड़बड़ लगी। थोड़ी देर बाद मुझे समझ आया, हे गु नियान नियान, तुम ये सब जानबूझकर कर रही हो ना? तभी मुझे गु नियान नियान का बेफिक्र रिप्लाई सुनाई दिया। आप इतना क्यों सोच रहे हैं? अगर आपको नहीं पसंद तो मैं वो वी से बोल देती हूँ कि उसका कजन खुद अपने लिए जॉब ढूंढे। वैसे इस उम्र में उसे जॉब मिलना काफी टफ होगा। वेट अ मिनट,
वो नियन नियन, क्या तुम हद पार नहीं कर रही हो? तुम साफ साफ मुझे ये टॉन्ट मार रही हो कि अगर मैंने उसके कजन को हायर नहीं किया तो मैं एक हार्टलेस इंसान कहलाऊंगा। वाओ, तुम सच में एक सीईओ हो। कसम से क्या चाल चली है? उससे बोलो कि कल इंटरव्यू के लिए आ जाए। अगले दिन मॉर्निंग में 10 बजे वू वी का कजन ज्यूंगविन फार्म आया। इंटरव्यू के बाद मुझे भी फील हुआ कि ज्यूंगविन फार्म सच में बहुत टैलेंटेड है, इसलिए मैंने तुरंत डील फाइनलाइज कर ली। डिस्कशन खत्म होने के बाद वो को फैमिली के विला से बाहर निकला और तब जाके उसने अपनी कजन सिस्टर वू वी को कॉल करके एक गुड न्यूज दी। ब्रो, तुम कितने ऑसम हो। मुझे तो पहले से पता था कि तुम ये कर लोगे। राइट, मुझे तुम्हें एक छोटा सा रिमाइंडर देना था। को मैम की एक हिडन कंडीशन भी है। बेसिकली उनके हस्बैंड को कोई बुली ना करे और वो नहीं चाहती कि उनके हस्बैंड किसी भी मैसी सिचुएशन में फंसे। समझ गए ना तुम मेरा पॉइंट? क्या सिर्फ उन्हें फेमस बनाना ही काफी नहीं है? ये कंडीशन तो कोमामी ने मुझसे शेयर नहीं की थी। ये कंडीशन सुनने में तो सिंपल लग रही है, पर इसको किस लेवल तक फॉलो करना है ये कहना थोड़ा ट्रिकी है। लेकिन अभी जब मैं बाहर थमथन से मिला तो मुझे वो काफी चिल लगे। बिल्कुल भी ऐसे नहीं लगे जो प्रॉब्लम्स क्रिएट करे। उन्हें फेमस बनाना शायद ज्यादा बड़ा इशू नहीं होगा। एनीहाउ, तुम्हें बस थम सर की हेल्प करनी है ताकि वो टेंशन फ्री होकर अपनी फेवरेट मूवी शूट कर सके। बस यही गोल है। ओह, सो ऐसा सीन है। देन तो मैं समझ गया। ज्यूंगविन फार्म के जाने के बाद मैंने अपने सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स का बायो एडिट कर दिया। नाइट में लगभग 9 बजे जाके किसी फैन का कमेंट आया, ब्रो फाइनली आपने उस ट्रैश कंपनी से क्विट कर दिया। सो गुड, कांग्रेचुलेशंस कांग्रेचुलेशंस। मैं बेड से नीचे उतरने ही वाला था कि फोन पे नोटिफिकेशन की साउंड आई। देखा तो करंट टाइम की फेमस एक्ट्रेस थ्योडिंग लान का मैसेज था। मेरी उनसे पहचान एक मूवी की शूटिंग के समय हुई थी। फिर जान पहचान बढ़ी और हम वीचैट पर कनेक्ट हो गए। थ्योडिंग लान कभी कभी पूछ लेती थी कि आजकल मेरी लाइफ कैसी चल रही है। मैंने एकदम पोलाइट रहकर टाइप करके रिप्लाई दिया, कंपनी बैंकरप्ट हो गई तो कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली कैंसिल हो गया। अब किसी हेल्प की जरूरत नहीं है। थैंक यू मिस थ्यू। अगर आपको हेल्प नहीं चाहिए तो फिर मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगी। चैट एंड करके मैंने फोन नीचे रखा और फ्लोर पर बेडिंग लगा दी। निमनिम ने मुझे फिर से फ्लोर पर सोते देखा तो हंसते हुए बोली, अब बेडिंग मत बिछाओ और एल्स मैं ही दूसरे रूम में शिफ्ट हो जाती हूँ। कहीं मुझे देखकर तुम्हें फिर से गुस्सा ना आ जाए। ये कैसा ड्रामा है? अगर तुम दूसरे रूम में चली भी जाओगी तब भी मैं हैप्पी नहीं रहूंगा। तुम गुस्सा मत होना। मैं तो बस इसलिए डर रही थी कि तुम्हें कोई फिर से बुली ना करे, इसीलिए एक एक्सपीरियंस्ड मैनेजर अरेंज करना चाहती थी। वरना क्या तुम ऐसे मानते? मेरे पास सच में कोई ऑप्शन नहीं था। क्या ये फीमेल लीड का चार्म है? सच में हर बात कितनी स्मूथली बोल लेती है। जिसको नहीं पता वो तो यही सोचेगा कि ये मुझसे कितना लव करती है, पर मेरे माइंड में सब क्लियर था। वो मेरे साथ अच्छा बिहेवियर सिर्फ एक वाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी समझकर कर रही है। नेक्स्ट मॉर्निंग 9 बजे ज्यूंगविन फार्म मेरे वर्क प्लेस पर आ गया। वर्क डिस्कस करने में इजी रहे इसलिए को निम ने हाउसकीपर को बोलकर पहले से ही एक सेपरेट रूम सेट करवा दिया था। यस्टरडे जब मैं घर गया तो मैंने आपके सारे प्रीवियस एक्टिंग सीन्स दोबारा देखे। आपकी एक्टिंग में कोई फ्लॉ नहीं है। इवन मुझे तो लगता है कि आप कई ग्रेजुएशन पास ग्रेजुएट से भी बहुत बेहतर हो। मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि मेरी एक्टिंग की तारीफ होगी। थैंक यू सो मच। एक्चुअली मैंने कभी एक्टिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं ली है। बस सेट पर वेट करते टाइम सीनियर एक्टर से सीख लेता था और घर आकर खुद प्रैक्टिस कर लेता था। उसको तो ये भी नहीं पता था कि उसकी एक्टिंग सच में कैसी है। मैंने वो सारे क्लिप्स देखे हैं। भले ही बैकग्राउंड रोल हो पर एक्टिंग स्किल्स साफ चमकती हैं। आपकी एक्टिंग तो बहुत फाइन है, पर कल मैंने आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फैन बेस देखा। सिचुएशन कुछ खास अच्छी नहीं है। इस लेवल की पॉपुलैरिटी से कोई आपको लीड रोल ऑफर करने खुद नहीं आएगा। यस्टरडे नाइट मुझे आपके लिए ग्रेट अपॉर्चुनिटी दिखी। थनियन नाम का एक बड़ा मूवी प्रोजेक्ट है। कास्ट मैनेजमेंट ओपन ऑडिशंस रख रही है और डायरेक्टर भी फेम देखकर सेलेक्ट नहीं करते। आप स्क्रिप्ट देखो। मुझे लगता है कि फोर्थ मेल कैरेक्टर आपके लिए एकदम परफेक्ट है। स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद मुझे वो रोल सच में बहुत पसंद आया। देन जिंग ब्रो, आप भी मेरे साथ ऑडिशन के लिए चलो। मेरा हैप्पी फेस देखकर उसने मुझे सबकी रिमाइंड कराया, थम ब्रो अभी ज्यादा एक्साइटेड मत हो। अगर आप ऑडिशन क्लियर कर भी लेते हो तो मूवी की शूटिंग स्टार्ट होने में कम से कम 3 मंथ्स लगेंगे। आपकी करंट सिचुएशन के हिसाब से मेरा सजेशन है कि आपको पहले शॉर्ट वेब ड्रामास करने चाहिए ताकि फैन बेस बिल्ड हो सके। अगर आप रेडी हो तो मैं सर्च करना स्टार्ट करता हूँ कि कौन से ड्रामा में मेल लीड की रिक्वायरमेंट है। मुझे जैसे 0 फैन बेस वाले बंदे के पास रिजेक्ट करने का क्या राइट है? बस स्क्रिप्ट सही होनी चाहिए, मैं सब कर लूंगा। ऑल डिस्कशंस डन होने के बाद जब मैंने ज्यूंगविन फार्म को बाय बोला तो उसकी प्रोफेशनलिज्म और एफिशिएंसी देखकर मैं अमेज रह गया। यस्टरडे मैंने तो ज्यूंगविन फार्म को कुछ एक्स्ट्रा वर्क करने को बोला भी नहीं था, फिर भी उसने सब रिसर्च कर लिया और आते ही मुझे इतने प्रैक्टिकल और क्लियर सजेशंस दे दिए। नो वंडर को निमनी मुझे इंसिस्ट कर रही थी कि यही मैनेजर चूज करूं। सच में लाइफ काफी चिल हो गई है। 2 डेज बाद थंगियन का ऑडिशन है। कमिंग डेज में मैंने अपना सारा टाइम इस फोर्थ मेल कैरेक्टर को स्टडी करने में लगा दिया। थंगियन मूवी के ऑडिशन का डे आ गया। जब मैं रेडी होकर डाउनस्टेयर्स आया तो कोइंसिडेंसेस से कोनी नीम से फेस ऑफ हो गया। हे, आज तुम ऑफिस नहीं गई? मेरे हस्बैंड आज शाइन करने जा रहे हैं। मैं ऑफिस कैसे जा सकती हूँ? जब वो मुझे हस्बैंड बुलाती है तो मुझे अभी भी वीर लगता है। शाइनिंग व्हाट? मैं तो बस ऑडिशन देने जा रहा हूँ। तुम स्पेशली जॉब से लीव ले आई। अगर मैं रिजेक्ट हो गया तो बहुत एम्बैरेसिंग होगा। अगर तुम सेलेक्ट नहीं हुए तो ये उनका लॉस है कि उनके पास सेंस नहीं है। एम्बैरेसिंग तो वो लोग होंगे, तुम क्यों होगे? ओके ओके, अब ज्यादा ओवरथिंक मत करो, जल्दी से ब्रेकफास्ट कर लो। ज्यूंग ब्रो आ चुके हैं। मैंने सुना कि ज्यूंगविन फार्म आ गया है तो मैं जल्दी से डाउनस्टेयर्स गया। ब्रेकफास्ट फिनिश करके मैं ज्यूंग ब्रो के साथ ऑडिशन के लिए निकला। कार सीधे ऑडिशन वेन्यू पर रुकी। शॉर्ट टाइम में हम पहुंच गए। जब मैं स्क्रिप्ट ध्यान से देख रहा था तभी एक फैमिली पर अनोइंग वॉइस मेरे ऊपर से आई, थम तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सीरियसली? ये बंदा यहाँ कैसे आ गया? इसको इतनी जल्दी मैनेजमेंट कंपनी कैसे मिल गई? ये हमेशा मुझसे एक स्टेप आगे कैसे रहता है? ऐसे नहीं चलेगा। मुझे पूछना पड़ेगा कि इसने किस कंपनी के साथ साइन किया है। थम अभी तुम किस मैनेजमेंट कंपनी में हो? मैंने उसको इग्नोर मारना बेहतर समझा। तुम किस कैरेक्टर के लिए ऑडिशन देने का ट्राई कर रहे हो? पर तुम जिसका भी ऑडिशन दोगे उसमें फेल ही होगे। तुमने कितनी ही स्क्रीन टाइम की मूवीज की हैं। टीन बॉस ने तो तुम्हें सेकंड में लीड का प्रॉमिस किया था ना, फिर तुम यहाँ ऑडिशन क्यों देने आए हो? टीन रिफी की स्माइल सडनली फेक हो गई। उस औरत का नाम मत लो।
वो तो मिनटों में फ्लिप मारती है। डिंग डैंग एंटरटेनमेंट के बैंकरप्ट होते ही उस औरत ने तुरंत अपना वर्ड बैक ले लिया। बोली कि दूसरी मैनेजमेंट कंपनी से इंट्रोड्यूस करवाएगी। पर इवेंचुअली मुझे खुद ही इंटरव्यू देने आना पड़ा। मुझे कोई मूवी रोल डायरेक्ट नहीं मिला। रियली सुपर अनरिलायबल। उसका फेस देखकर मुझे गेस हो गया कि टीम बॉस का प्रॉमिस प्रोबेबली ब्रेक हो चुका है, वरना वो कब का मेरे सामने ब्रेक कर चुका होता। बिकॉज उस मूवी का शूट टाइम थनियन के साथ क्लैश हो रहा था, इसलिए मैंने रिजेक्ट कर दिया। टीम डीफी ने मेरा काम रिएक्शन देखकर टॉन्ट मारना स्टार्ट कर दिया। थम थन, ज्यादा कूल मत बनो। मेरा सेकंड मेल रोल हाथ से निकल गया तो क्या हुआ, मैं अभी भी इस थनियन के ऑडिशन में आ सकता हूँ। वैसे भी अभी थर्ड मेल और फोर्थ मेल दोनों लॉक नहीं हुए हैं। मैंने दोनों रोल्स के लिए अप्लाई किया है। तुम बस वेट एंड वॉच करो कि मैं ये रोल कैसे ग्रैब करता हूँ। मेरी एडवाइस है कि तुम अभी अपना सामान पैक करो और फटाफट यहाँ से डिसअपियर हो जाओ। मैंने फिर भी उसको इग्नोर किया, पर पास खड़े डूंग वियन फार्म ने यह सब नोटिस कर लिया। थम्ब्रो, ये कौन है? तुम इसे जानते हो? हाँ जानता हूँ, पहले मेरे साथ सेम कंपनी में था। टिंडिफ्री, जूंग वियन फार्म को कैसे पहचानता है? थमथन, तुम आखिरकार किस ट्रैश कंपनी में साइन हुए हो? तुम्हारा मैनेजर कौन है मुझे तो पता भी नहीं है। ये ऑडिशन वेटिंग एरिया है, अगर तुम्हें ड्रामा क्रिएट करना है तो कहीं और जाओ, वरना मैं सिक्योरिटी गार्ड को बुलाता हूँ। टीम डीफी को अभी ऑडिशन देना था, वो गार्ड से बाहर थोड़ी निकलना चाहता था। थमथन के एक्टिंग लेवल के साथ तो आज यहाँ सिर्फ बैकग्राउंड बनने आया है, डेफिनेटली ऑडिशन पास नहीं कर पाएगा। इसके फेल होने के बाद मैं इस पर टॉन्ट मारूंगा तो ज्यादा फन आएगा ना, ऐसा सोचते ही उसके फेस पर एक चीप स्माइल आ गई। थर्ड मेल और फोर्थ मेल के ऑडिशन अलग अलग रूम्स में थे, तो 2 ऑडिशन रूम्स बने हुए थे। टीम डीफी के बैठते ही थर्ड मेल वाले रूम से उसका नंबर कॉल हुआ। अंदर जाने के थोड़ी देर बाद ही वो बाहर आ गया। बाहर आने के बाद उसने गुस्से में ऑडिशन रूम की तरफ देखा। तुम लोगों को क्या लगता है मुझे इस घटिया प्लेस की जरूरत है? सब के सब एक्टिंग टेस्टलेस लोग हैं। यहाँ जगह नहीं मिली तो कहीं और सही, मुझे रिजेक्ट करना तुम लोगों का लॉस है। वो बाहर जाने ही वाला था कि उसने देखा मैं अभी भी वेट कर रहा हूँ और गया नहीं। थमथन की एक्टिंग मुझसे भी वर्स्ट है और वो अभी भी बैठा है। मैं क्यों जाऊं? नो वे, मुझे तो थमथन को बाहर आते हुए देखना ही है। सुना है फोर्थ मेल रोल का फाइनल चेक डायरेक्टर खुद कर रहे हैं। वो डायरेक्टर अपने शॉर्ट टेम्पर के लिए फेमस है। मैं तो देखना चाहता हूँ कि थमथन का चेहरा कैसे खराब होता है। एग्जैक्टली उसी टाइम मेरा ऑडिशन का टर्न आ गया तो टीम डेफी फिर से वेटिंग चेयर पर बैठ गया। इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, सीधे स्टार्ट करो। तुम फोर्थ मेल रोल के लिए कौन सा सीन चूज कर रहे हो? नाइन्थ सीन। नाइन्थ सीन? इतने लंबे ऑडिशन टाइम में आज तक किसी ने नाइन्थ सीन परफॉर्म करने का रिस्क नहीं लिया। ये गाय हैंडसम तो सच में है, पर नाइन्थ सीन में इमोशन शिफ्ट्स पर सुपर कंट्रोल चाहिए। क्या ये सच में कर पाएगा? क्या तुम कॉन्फिडेंट हो कि तुम्हें नाइन्थ सीन ही करना है? अभी भी चेंज कर सकते हो, पर मैंने फर्मली हेड नोट किया। ओके देन स्टार्ट करो। कैरेक्टर में एंटर होते ही मैं जैसे एकदम चेंज हो गया। हैप्पीनेस, एंगर, होपलेसनेस और फाइनली 7-8 साल के बच्चे जैसी मैडनेस वाला जोन। इमोशंस लेयर बाय लेयर बिल्ड हो रहे थे, जिससे वहां मौजूद हर बंदा टोटली कनेक्ट हो गया। डायरेक्टर डूइंग मेरी एक्टिंग देखकर ब्राइट आइज से मुझे देखने लगे, पर उन्होंने इंटरप्ट होने के डर से कुछ बोला नहीं। फाइनली जब मेरी परफॉर्मेंस एंड हुई तो मैंने खुद आगे होकर कहा, डायरेक्टर सर, मेरी परफॉर्मेंस कंप्लीट हो गई है। ऑसम, सुपर ब्रिलियंट। तुम्हारा नाम थमथन है ना? तुम्हारी इमोशनल पावर बहुत स्ट्रांग है। इमोशन शिफ्ट्स भी एकदम टॉप क्लास है, जैसे स्क्रिप्ट से ही फोर्थ मेल कैरेक्टर बाहर आ गया। डायरेक्टर डूइंग एक्साइटेडली मेरी प्रोफाइल चेक करने लगे। कुछ और पूछने वाले थे कि अचानक उन्हें कुछ मिसमैच लगा। होल्ड ऑन, तुमने टोटल मिलाकर 5 मिनट से भी कम काम किया है मूवी में। इम्पॉसिबल, तुम्हारा इमोशनल कंट्रोल इतना फ्लॉलेस है, बिल्कुल जीरो डिफेक्ट। ऐसा कैसे हो सकता है? वेट, तुम तो किसी रेप्यूटेड एक्टिंग स्कूल से भी पास आउट नहीं हो। डायरेक्टर डूइंग और ज्यादा शॉक्ड हो गए। ये तो सच में गॉड गिफ्टेड सुपरस्टार है। ब्रो, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में इतना हिडन जेम कैसे छूट गया? आज तो मुझे रियल ट्रेजर मिल गया है। नो, मुझे एक और टेस्ट लेना पड़ेगा। डायरेक्टर डूइंग एक बिग डायरेक्टर थे, तो एक्साइटमेंट में ब्लाइंड नहीं हुए। 9th सीन डिफिकल्ट जरूर था, पर डायलॉग्स ना होने की वजह से थोड़ा इजी भी था। भले ही तुम्हारी परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग थी, पर हमें अभी तुम्हारी डायलॉग डिलीवरी का लेवल नहीं पता। व्हाई डोंट आई असाइन अनदर सीन फॉर यू टू परफॉर्म? मैं तुरंत पॉइंट समझ गया, ये सिर्फ डायलॉग डिलीवरी टेस्ट नहीं था, बल्कि मेरी स्पॉट रिस्पॉन्स स्किल का भी टेस्ट था। ऑलराइट, अब मुझे शो ऑफ करने दो। डायरेक्टर डूइंग ने 3rd सीन असाइन किया। 3rd सीन में ही फोर्थ मेल कैरेक्टर के सबसे ज्यादा डायलॉग्स थे। मैंने बहुत लोगों का इंटरव्यू लिया है, उन लोगों को तो डायलॉग्स तक याद नहीं थे। थमथन, मुझे डिसअपॉइंट मत करना। जस्ट दिस सीन, ये तो एक्सट्रीमली इजी है। परफॉर्मेंस के पूरे प्रोसेस में डायरेक्टर डूइंग और उनकी टीम शॉक रह गई जब उन्होंने पाया कि मुझे न सिर्फ स्क्रिप्ट मेमोराइज थी, बल्कि मेरी एक्टिंग फाउंडेशन इतनी परफेक्शन पर थी कि फोर्थ मेल कैरेक्टर स्पॉट पर रियल लगने लगा। मेरे फिनिश करते ही डायरेक्टर डूइंग और पैनल मेंबर्स एक्साइटेडली खड़े हो गए और कंटिन्यूअसली क्लैपिंग करने लगे। इवन मेरी मास्टर क्लास एक्टिंग की वजह से वो मेरा स्क्रीन टाइम और बढ़ाने का सोच रहे थे। क्लियरली वो सुपर इंप्रेस थे। थैंक यू डायरेक्टर्स, मुझे अपॉर्चुनिटी देने के लिए। हमें तुम्हारा थैंक यू करना चाहिए। तुम्हें अंदाजा नहीं है कि हम इस फोर्थ मेल कैरेक्टर के लिए कब से एक्टर सर्च कर रहे थे। अगर रोल कंफर्म हो गया है तो ऑब्वियसली कॉन्ट्रैक्ट साइन करना ही होगा। तुम बाहर वेट करो, स्टाफ तुम्हें ऑफिस ले जाएगा कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाने। मुझे बाहर आता देखकर जूंग वियन फार्म दरवाजे के पास आया और पूछा, थम ब्रो कैसा रहा? एक्चुअली जूंग वियन फार्म का हार्ट भी नर्वस था। भले ही उसे थम ब्रो पर ट्रस्ट था कि वो कर लेंगे, पर हमेशा कॉम्पिटिटर्स होते ही हैं। क्या पता कोई ज्यादा सूटेबल बंदा मिल गया हो, बट ऑल गुड। वर्स्ट केस में कोई और रोल फाइंड आउट कर लेंगे स्लोली। मैंने स्माइल करते हुए कहा, डायरेक्टर डूइंग ने फाइनलाइज कर दिया है, मैं फोर्थ मेल रोल प्ले कर रहा हूँ। अभी स्टाफ ऑफिस ले जाएगा कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए। जूंग वियन फार्म कंटिन्यूअसली नोट करने लगा। ग्रेट, रियली ऑसम। मुझे पता था तुम कर लोगे। चलो तुरंत ऑफिस चलते हैं। मुझे भी पता था कि कॉन्ट्रैक्ट रिव्यू करने के लिए जूंग वियन फार्म की हेल्प चाहिए, तो मुझे कोई इशू नहीं था। पर हम स्टाफ को ढूंढ पाते उससे पहले ही टीम डेफी एंग्री फेस के साथ हमारी तरफ आ गया। टीम डेफी तो हैप्पी होकर ड्रामा देखने का वेट कर रहा था, पर मुझे बाहर आते देखकर लगा कि मेरी परफॉर्मेंस बैड थी और मुझे भगा दिया गया।
इसलिए रोस्ट करने आ रहा था। बट कौन जानता था कि पास आते ही उसने मेरे और जिंग विन फार्म के बीच का कॉन्वर्सेशन सुन लिया। व्हाट? वो भगाया नहीं गया बल्कि फोर्थ मेल रोल लॉक कर लिया। किस बेस पर ये इतना लकी हो गया? आई डोंट बिलीव इट। डेफिनेटली इसने कोई डर्टी गेम खेला है। तो वो एग्रेसिवली मेरे सामने आया और लाउडली क्वेश्चन करने लगा। तुम्हारी एक्टिंग स्किल्स इतनी चीप है कि मेरे सामने भी टिकती नहीं है। तुम ये फोर्थ मेल रोल कैसे ग्रैब कर सकते हो? उसको पता था कि वो खुद थर्ड मेल रोल भी पास नहीं कर पाया था। उसकी लाउड वॉइस सुनकर आसपास के लोग मुड़कर देखने लगे। पास खड़े असिस्टेंट ने उसे काम होने के लिए पैट किया। डेफिनेटली बैकस्टेज गेम हुआ है। 100% शेडी सीन है। क्या डायरेक्टर ने तुम्हें पहले से ही सीक्रेटली लॉक कर रखा था? थन अगर ऐसा था तो पहले सोबर बनने का नाटक क्यों कर रहे थे? डिस्गस्टिंग मैन। मैंने उसकी तरफ कोल्डली देखा और स्टेप बाय स्टेप उसके क्लोज गया। 3 दफे मुझे अपने पास आते देखकर थोड़ा स्कैर्ड हो गया। अपनी टंग संभाल कर बात करो। अगर तुम्हें सही से बात करना नहीं आता तो अपना माउथ किसी नीडी इंसान को डोनेट कर दो। तुम्हें क्या लगता है कि हर कोई तुम्हारी तरह शेमलेस हो सकता है? ये बोलते हुए मैंने मजे लेते हुए उसको ऊपर से नीचे तक देखा तो टीम डिप्फी गुस्से के मारे दांत पीसते हुए सीधा मेरी तरफ झपटा। जिंग विन फार्म ने तुरंत बीच में आकर मुझे कवर किया और टीम डिप्फी को रोक लिया, जिससे काफी हल्ला हो गया और सिक्योरिटी गार्ड्स भी आ गए। ऑब्वियसली ऑडिशन रूम के अंदर की डायरेक्शनल टीम को भी खबर लग गई। डायरेक्टर ड्यूंग नेचुरली काफी शॉर्ट टेम्पर्ड इंसान है। वो जैसे ही बाहर आए उन्होंने जिंग विन फार्म पर नोटिस दिए बिना सीधा चिल्लाना शुरू कर दिया। तुम किसके कलाकार हो? मेरे ही ऑडिशन वेन्यू पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे हुई? शेडी सिंह, मुझे लगता है कि तुम अपना दिमाग घर ही छोड़ आए हो। ऑडिशन देने आए हो तो क्या थोड़ी बहुत रिसर्च भी करके नहीं आए? डायरेक्टर ड्यूंग का हॉल में एंट्री मारते ही टीम डिफी का सारा एटीट्यूड आधा खत्म हो गया। वो तुरंत सफाई देने लगा। थमथन को फोर्थ मेल रोल कैसे मिल गया और मुझे क्यों नहीं? अगर उसकी कचरा एक्टिंग सेलेक्ट हो सकती है तो मैं क्यों नहीं? थमथन की उस पैथेटिक स्किल्स के साथ वो ये रोल कैसे संभाल सकता है? अगर उसे मिल सकता है तो मुझे भी मिल सकता है। प्लस मैंने भी फोर्थ मेल रोल के लिए अप्लाई किया था। मेरे टर्न आने से पहले ही आपने बंदा कैसे फाइनलाइज कर दिया? अगर ये शेडी सीन नहीं है तो और क्या है? डायरेक्टर ड्यूंग ने ये सुना तो उन्हें भी रियलाइज हुआ कि वो थोड़ा इंपल्सिव हो गए थे। मेनली इसलिए क्योंकि थमथन की एक्टिंग इतनी नेक्स्ट लेवल थी, जैसे वो फोर्थ मेल कैरेक्टर सीधा स्क्रिप्ट से बाहर निकल आया हो, जिससे उन्होंने तुरंत डील लॉक कर ली और ये भूल गए कि पीछे अभी भी लोग ऑडिशन का वेट कर रहे हैं। अगर मुझे पहले से पता होता तो मैं सबके ऑडिशन खत्म होने का वेट करता और फिर थमथन को लॉक करता, तो कोई इश्यू ही नहीं होता। राइट? मेरी गलती थी कि थमथन की एक्टिंग इतनी ऑसम लगी कि मैं तुरंत कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए डिस्परेट हो गया और भूल गया कि लाइन में तुम भी थे। आई एम सॉरी फॉर दैट। बट लुक, फोर्थ मेल रोल तो थमथन को ही मिलेगा, वो चेंज नहीं होगा। लेकिन तुम चिंता मत करो, हम तुम्हें कॉम्पेंसेट करेंगे। तुम अपना ऑडिशन कंटिन्यू कर सकते हो। अगर तुमने उससे सच में बेहतर परफॉर्म किया तो मैं तुम्हें अपनी नेक्स्ट मूवी में थर्ड मेल लीड और सेकंड मेल लीड दोनों ऑफर करूंगा। आफ्टर ऑल मेरी अगली मूवी का सेकंड मेल लीड काफी चैलेंजिंग रोल है, जो इस मूवी के फोर्थ मेल रोल से भी मच बेटर है। व्हाट डू यू थिंक? ये सुनते ही सबको लगा कि ये कॉम्पेंसेशन डील तो काफी प्रॉफिट वाली है और सब जानते थे कि डायरेक्टर ड्यूंग बस अपनी रेपुटेशन बचाने का ट्राई कर रहे हैं। टीम डिफी ने ये सुना तो तुरंत नोट करके एग्री कर लिया। डायरेक्टर ड्यूंग बोले, ओके सो डील डन। तुम अंदर जाकर ऑडिशन दो और बाकी सब भी अंदर आकर देखो। बाय द वे, तुम लोग खुद मॉनिटर कर लेना कि यहाँ वाकई कोई शेडी सीन चल रहा है या नहीं। एनी ड्रामेटिक एक्शन देखने को मिले तो मैं भला क्यों मना करूंगा। सो मैं भी फोर्थ मेल ऑडिशन रूम में चला गया। टीम डिफी फुल कॉन्फिडेंस के साथ दरवाजा खोलकर अंदर गया, पर रिजल्ट ये हुआ कि उसके फेशियल एक्सप्रेशंस एकदम मेसी हो गए। एक्टिंग के नाम पर जीरो परफॉर्मेंस। ऑडियंस तो छोड़ो, डायरेक्टर ड्यूंग उसको एक्टिंग करते देखकर और ज्यादा फ्यूरियस हो गए। सच में बड़ा फ्रॉड निकला। मेरा इतना प्रेशियस टाइम वेस्ट कर दिया। ये बंदा दावा कर रहा था कि इसकी एक्टिंग थमथन से बेटर है। 3 साल का बच्चा भी तुमसे अच्छी एक्टिंग कर लेगा। मैंने अपनी लाइफ में इतनी वर्स्ट स्किल्स पहली बार देखी है। तुम्हें शर्म भी नहीं आई यहाँ मुंह उठाकर ऑडिशन देने आने में? मेरा पूरा टाइम स्पॉइल कर दिया। सिक्योरिटी, इसको तुरंत बाहर करो। ये सुनते ही वहां मौजूद सभी लोग पेट पकड़कर हंसने लगे। टीम डिफी की ऐसे मुंह पर बेइज्जती हुई तो वो शर्म के मारे बौखला गया। मेरी एक्टिंग अच्छी नहीं थी तो क्या हुआ? थमथन की एक्टिंग तो मुझसे भी ज्यादा क्रिंजी है, फिर आप उसको लेने पर इतने एडामंट क्यों? डेफिनेटली यहाँ शेडी सीन है। ये बात सुनकर डायरेक्टर ड्यूंग को और तेज गुस्सा आ गया। उन्होंने तुरंत मेरा ऑडिशन वीडियो बड़ी स्क्रीन पर लाइव प्ले करवा दिया ताकि सब लोग देख सके। हाँ, मेरी परफॉर्मेंस देखते ही सबके सब कंप्लीटली कन्विंस्ड हो गए। बस टीम डिफी शॉक में वहीं जमा रह गया और फिर अचानक जोर से चिल्लाया, इम्पॉसिबल, ये थमथन हो ही नहीं सकता। ये जरूर तुम लोगों ने एडिटिंग करके बनाया है ना? उसने अब तक कितनी ही मूवीज की हैं, उसमें इतनी सॉलिड एक्टिंग स्किल्स कहां से आ जाएंगी? तुम सब लोग डेफिनेटली चीटिंग कर रहे हो। एंड मी, क्योंकि मुझे कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए रुकना था तो मैं गया नहीं था। तभी डायरेक्टर ड्यूंग का ध्यान गया, ये अपने वियन फार्म भाई है ना? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुमने तो बोला था कि तुम रिटायर हो चुके हो और अब कभी कम बैक नहीं करोगे। हे डायरेक्टर ड्यूंग, लॉन्ग टाइम नो सी। मैं अब सबको ये तो नहीं बता सकता ना कि कोम मैम ने इतना ह्यूज पे ऑफर किया कि मुझे कम बैक करना पड़ा। हाँ, फिलहाल मैं थमथन का मैनेजर हूँ, पर आपका टॉपिक थोड़ा ऑफ ट्रैक जा रहा है। आपको थमथन पर ध्यान देना चाहिए, मुझ पर नहीं। हमारी कैजुअल टॉक तो कभी भी हो सकती है। कहीं ऐसा ना हो कि थमथन अपसेट हो जाए, फिर ना मेरी खैर होगी ना आपकी। डायरेक्टर ड्यूंग भी कोई डम इंसान नहीं थे। इस यंग गाय के पीछे डेफिनेटली कोई मैसिव पर्सनैलिटी खड़ी है, तभी तो जिंग विन फार्म जैसा बंदा उसको कवर देने के लिए कम बैक कर रहा है। इंसानों की पहचान करने की तुम्हारी नजर हमेशा से शार्प रही है। इस थमथन के पास एक्टिंग स्किल्स हैं, लुक्स हैं, पोटेंशियल बहुत हाई है। नो वंडर तुम इसके मैनेजर बनने के लिए दोबारा मैदान में आ गए। डायरेक्टर ड्यूंग, क्या आप जिंग ब्रो को जानते हो? मुझे तो बस इतना पता था कि कोनियम ने जिस बंदे को मुझे मैनेजर बनाने के लिए इंसिस्ट किया था वो डेफिनेटली कोई ऑर्डिनरी कैरेक्टर नहीं होगा, पर मुझे ये आइडिया नहीं था कि जिंग ब्रो इतने बड़े डायरेक्टर से भी इक्वल लेवल पर बात कर सकते हैं। डायरेक्टर ड्यूंग ने तुरंत जिंग विन फार्म की तरफ देखा, जैसे पूछ रहे हो कि बात बतानी है या नहीं। जिंग विन फार्म भी समझ गया कि देर सवेर बात छुपने वाली तो है नहीं, तो उसने नोट किया, या हम एक दूसरे को जानते हैं। रिटायर होने से पहले ये इंडस्ट्री का टॉप मैनेजर हुआ करता था।
इसके अंडर काम करने वाले आर्टिस्ट कम से कम ए-लिस्टर तो होते ही थे। मैंने भी इसके साथ कई बार कोलैबोरेट किया है। जिंगविन फार्म थोड़ा नर्वस हो गया। शिट, अब तो वाट लग गई, कहीं इस चक्कर में मुझे फायर ना कर दिया जाए। जब वो इतनी टेंशन में सोच रहा था तब तक मुझे पूरा सीन क्लियर हो चुका था। मुझे समझ आ गया था कि कोन इमनियम ने जो कुछ भी किया वो मेरे लिए ही किया था, इसीलिए उसने जियोंग ब्रो को हायर किया। मैं ये बात अच्छे से समझता था, इसलिए मेरा गुस्सा कब का गायब हो चुका था। बस मुझे ये अंदाजा नहीं था कि जियोंग फार्म इस एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का सबसे पावरफुल मैनेजर निकला। जियोंग फार्म का वरीड फेस देखकर, जो क्लियरली किसी बात से डर रहा था, मैंने खुद आगे रहकर टॉपिक चेंज किया। डायरेक्टर ड्यूंग, क्या अब हम कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग डिस्कस कर सकते हैं? जियोंग फार्म ने इस मौका का फायदा उठाया, ये जानते हुए कि ये मुसीबत टल चुकी है। उसने राहत की सांस ली। 2, उसने चुपके से कोन इमनियम को आज के सारे ड्रामा की रिपोर्ट का टेक्स्ट मैसेज भेज दिया। श्योर, प्लीज कम इन। इस बार किसी स्टाफ मेंबर की हेल्प लिए बिना वो खुद हमें अपने ऑफिस ले गए। सिंस मेरा फोकस सिर्फ एक्टिंग पर था, तो डायरेक्टर ड्यूंग ने कॉन्ट्रैक्ट में जो टर्म्स दिए थे उनमें कुछ जगह मॉडिफिकेशंस की जरूरत थी। एज अ टॉप मैनेजर, जियोंग ब्रो को इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स की A to Z नॉलेज थी, तो उन्होंने सारी अनरीजनेबल कंडीशंस को मॉडिफाई करवा दिया। डायरेक्टर ड्यूंग वैसे तो कॉन्ट्रैक्ट एडिट करने में लेजी थे, पर क्योंकि वो सच में मुझे फोर्थ मेल रोल में लेना चाहते थे, तो उन्होंने तुरंत बंदा भेजकर करेक्शन करवा दिया। सिंस तुम नए हो और थाइनियन में फोर्थ मेल रोल प्ले कर रहे हो, तो मैं तुम्हें 50,000 युआन की रिम्यूनरेशन फीस ही दे सकता हूँ। ये सुनकर मैं सच में शॉक रह गया। 50,000 युआन एक न्यूकमर के लिए ये तो स्टार्टिंग मिनिमम लाइन है। अगर तुम्हारा फैन बेस बड़ा होता और तुम इस जॉनर के लिए फेमिलियर फेस होते, तो हम तुम्हें आसानी से 2 से 3 मिलियन युआन तक ऑफर कर देते, पर फिलहाल की कंडीशन में हम तुम्हें इससे ज्यादा पे नहीं कर पाएंगे। रियली सॉरी फॉर दिस। हमें सब कुछ बैलेंस करके चलना पड़ता है। ओह नो, मैं तो बहुत सेटिस्फाइड हूँ। मुझे सच में उम्मीद नहीं थी कि मुझे 50,000 युआन तक मिल सकते हैं। मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से तो कुछ हजार युआन मिल जाना ही बहुत बड़ी बात होती। आफ्टर ऑल मैं तो बस एक 18वीं श्रेणी का एक्टर हूँ, सो कॉन्ट्रैक्ट में अब कोई इशू नहीं बचा था। जियोंग फार्म ने भी एक बार रिचेक करने में मेरी हेल्प की और मैंने साइन कर दिए। अपनी कैपेबिलिटी के दम पर एक रोल ग्रैब करना, ऊपर से 50,000 युआन की फीस मिलना, इस बात ने मुझे बेहद हैप्पी कर दिया। ऑफिस से बाहर निकलते ही मैं मन ही मन गाना गुनगुनाने लगा, तभी मेरा फोन कंटिन्यूअसली रिंग होने लगा। मैंने जल्दी से कॉल रिसीव की। कोन इमनियम की वॉइस सुनते ही मेरे फेस पर हल्की सी स्माइल आ गई। जियोंग फार्म ने यह देखा तो चिढ़ाते हुए बोला, कोई इतना पैम्पर करने वाला हो तो क्या ही बात है, सिर्फ को मैम के सामने ही थमथन इतना चिल और ओपन रहता है। कॉल का कनेक्ट हो चुकी थी। थम ब्रो, आपका ऑडिशन कंप्लीट हो गया क्या? मैं आपकी ऑडिशन वाली बिल्डिंग के ईस्ट गेट पर खड़ी हूँ। ये सुनकर मुझे थोड़ा सरप्राइज हुआ। तुम मुझे पिक करने आई हो? यस, एग्जैक्टली, आपको घर ले जाकर लंच करवाने आई हूँ। ऑलराइट जियोंग ब्रो, कोन इमनियम मुझे लेने आ गई है। आप अपनी कार से वापस चले जाओ, मुझे ड्रॉप करने की जरूरत नहीं है। जियोंग फार्म ने नोट किया। कूल, कल मैं फिर तुम्हें ऑडिशन के लिए पिक करने आऊंगा। शॉर्ट ड्रामा के मेल लीड वाले ऑडिशन को मत भूलना। या आई नो, आप ध्यान से ड्राइव करना, मैं निकलता हूँ। मेरी जाती हुई पीठ को देखकर जियोंग फार्म ने मन ही मन कहा, यूथ कितना ऑसम होता है ना। क्या यही यंग ब्लड की एनर्जी है? मैं ईस्ट गेट की तरफ गया तो देखा कि पास के एक कैफे के बाहर कुछ फैमिली कार्स पार्क थी। मैं सीधा उस तरफ बढ़ गया। बॉडीगार्ड ने मुझे देखते ही बीच वाली कार का डोर ओपन कर दिया। जब मैं अंदर बैठा तो कोन इमनियम ने हाथ बढ़ाकर मेरा सामान पकड़ा और चिढ़ाते हुए बोली, इतनी घबराहट किस बात की है? मैं कहीं भागी थोड़ी जा रही हूँ। आज कोन इमनियम ने एक अलग आउटफिट पहन रखा था जो उसकी खूबसूरती को और बढ़ा रहा था। मैं बिना सोचे समझे उसे देखता ही रह गया। थोड़ी देर बाद मैंने हल्की सी खांसी की। वेल, मुझे तुमसे हिसाब किताब चुकता करना है। जियोंग ब्रो का आखिर चक्कर क्या है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऐसे ट्रैप करने की? अरे थम ब्रो, मेरी गलती थी ना, पर क्या आपने नहीं कहा था कि ये बात खत्म हो गई है? अब गुस्सा मत करो ना, एल्स क्या मैं आज रात दूसरे रूम में सोने चली जाऊं? मैं गुस्सा नहीं कर रहा हूं। आई मीन, व्हाट वाज दैट अगेन? एनीवे, मुझे फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट टाइम तुम मुझे ऐसे ट्रैप नहीं करोगी, वरना मैं सच में बहुत एंग्री हो जाऊंगा। ओके, नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हें ट्रैप नहीं करूंगी, सब कुछ क्रिस्टल क्लियर बताऊंगी। प्लीज मुझे इस बार फॉरगिव कर दो ना। ये सुनने में इतना शेडी क्यों लग रहा है? शी इज डेफिनेटली माई वाइफ, इसमें कोई शक नहीं है। और उसको इस टोन में बात करने की क्या जरूरत है, जैसे किसी बच्चे को मना रही हो? हम तो अभी कुछ दिन पहले ही मिले हैं, कोई डीप बॉन्डिंग भी नहीं हुई हो। ओके, तुमने प्रॉमिस किया, याद रखना। बाय द वे, तुम्हें बता दूं कि मैंने ऑडिशन राउंड क्लियर कर लिया है। फोर्थ मेल रोल मेरे नाम लॉक हो चुका है। मेरा इस तरह सडनली टॉपिक चेंज करना देखकर वो हंस पड़ी। आपका क्लियर होना तो ऑब्वियस था ना, मेरे हस्बैंड इतने टैलेंटेड जो है। मैं थोड़ा साइलेंट रहा, जब थोड़ा काम डाउन हुआ तब आगे पूछा, बाय द वे, तुम मुझे लेने क्यों आई हो? ऑफिस नहीं जाना था क्या? मॉर्निंग में ऑफिस गई थी, आफ्टरनून में जाना ऑप्शनल है। हमारे डैड वापस आ गए हैं और घर पर हम दोनों का लंच के लिए वेट कर रहे हैं। व्हाट? तुमने मुझे पहले से इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? लास्ट टाइम मॉम ने तो बस ऐसे ही कैजुअली मेंशन किया था, ये तो नहीं बताया था कि डैड किस दिन आ रहे हैं। मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि आज डैड वापस आ रहे हैं। ये तो बहुत डिसरिस्पेक्टफुल लगेगा। डैड को पता था कि आप ऑडिशन की प्रिपरेशन कर रहे हो, इसीलिए उन्होंने ही मना किया था कि आपको डिस्टर्ब ना करें। बट स्टिल, ऑडिशन ही तो था, एक छोटी सी बात थी। तुम्हें मुझे पहले से बताना चाहिए था। वो आपका करियर है, आपका वर्क है, वो छोटी बात कैसे हो सकती है? टू बी ऑनेस्ट, मुझे आज तक किसी ने ऐसी केयर नहीं दी थी। लास्ट लाइफ में मैं एक ऑर्फन था, बाद में इस बुक के अंदर आया। ओरिजिनल होस्ट की एक ग्रैंड मदर थी, पर जब मैं आया तब वो बहुत ओल्ड थी और मेरी इतनी डिटेल केयर नहीं कर सकती थी। डेफिनेटली मेरी करियर वर्क की परवाह भी किसी ने नहीं की थी। ये सोचकर कि आज मॉर्निंग में कोन इमनियम ने मुझे सी ऑफ किया था, मैं मनी मन सोचे बिना नहीं रह सका। काश कोन इमनियम स्टोरी की फीमेल लीड ना होती तो कितना अच्छा होता। जब हम को विला पहुंचे, थम ब्रो कैसा रहा? ऑडिशन सक्सेसफुल रहा ना? को लम्हाई का फेस यद्यपि सीरियस था,
पर उनकी शार्प आइज में एक एक्सपेक्टेशन साफ दिख रही थी। ऑडिशन सुपर सक्सेसफुल रहा, आज तो कॉन्ट्रैक्ट भी साइन हो गया। अमेजिंग। मुझे पता था कि थंब ब्रो डेफिनेटली कर दिखाएगा। हमारी फैमिली में आज तक इस फील्ड में कोई टैलेंट नहीं निकला है। कोलम भाई के चेहरे पर एक रेयर स्माइल देखने को मिली। जब सब लोग खुश हो लिए तब आंटी बोली, ओके ओके, पहले सब लोग चलकर लंच कर लेते हैं। लंच के बाद देखेंगे कि डैड हमारे लिए क्या क्या गिफ्ट्स लाए हैं। डाइनिंग टेबल पर वापस आकर कोलम भाई ने मुझे एक डॉक्यूमेंट फाइल दी। दो मैं सामान ले जाकर कोन इमनिम के लॉकर में रख सकता था, पर फिर भी मुझे थोड़ा प्रेशर फील हो रहा था। ये देखकर कि डॉक्यूमेंट फाइल इस बार ज्यादा थिक नहीं थी, मैं राहत की सांस लेने ही वाला था कि वो बोले, इसमें को ग्रुप के 10% शेयर्स हैं जो तुम्हारे नाम ट्रांसफर कर दिए गए हैं। ओ माय गॉड, को ग्रुप के 10% शेयर्स मतलब कितना सारा पैसा होगा यार, ये तो कुछ ज्यादा ही जनरस हो गए। लंच फिनिश करने के बाद कोलम भाई जो फॉरेन से गिफ्ट्स लाए थे वो सब देखने के बाद मैं सारे गिफ्ट्स और डॉक्यूमेंट फाइल लेकर कोन इमनिम के लॉकर में शिफ्ट कराया। तब जाकर मेरे मन को सुकून मिला। मैं जैसे नीचे जाने के लिए मुड़ने वाला था, उसने पूछा, थंब ब्रो आप नीचे क्यों जा रहे हो? डैड आज ही तो वापस आए ना, मॉम भी नीचे ही है। मुझे लगता है कि मुझे नीचे जाकर उन दोनों के साथ बातचीत करनी चाहिए। डैड मॉम कोई बच्चे थोड़े ही हैं, तुम्हें उनके साथ बैठकर बातें करने की क्या जरूरत है? तुम अपने काम पर ध्यान दो। कल तुम्हारा शॉर्ट ड्रामा का ऑडिशन भी तो है ना, क्या तुम्हें उसकी प्रिपरेशन नहीं करनी? मेरी प्रिपरेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट है, बट स्टिल क्या मुझे नीचे नहीं जाना चाहिए? बड़ों को लिविंग रूम में अकेला छोड़ना मुझे थोड़ा रूड लग रहा है। इसकी बिल्कुल जरूरत नहीं है थंब ब्रो, मैं आपकी अच्छी इंटेंशन समझती हूँ। मैं पॉइंट ये है कि डैड अभी स्टडी रूम में चले गए हैं, थोड़ी देर में मेरे साथ कंपनी मैटर्स डिस्कस करेंगे, और मॉम की तो आफ्टरनून टी की अपॉइंटमेंट है, तो वो अभी लिविंग रूम में है ही नहीं। तो तुमने मुझे ये बात स्टार्टिंग में ही क्यों नहीं बताई? जब मैं नीचे जाने के लिए एक पैर पर खड़ा था तब बता रही हो। हमारे थंब ब्रो को इतना क्यूट देखकर थोड़ा मजाक करने का मन किया। क्या मैं इतना भी नहीं कर सकती? एब्सोल्युटली नॉट। क्या तुम आगे से मुझे चढ़ाना बंद कर सकती हो? वेल, वो तो इम्पॉसिबल है। उसकी इस इलॉजिकल बात ने मुझे स्पीचलेस कर दिया। डैड स्टडी रूम में वेट कर रहे हैं और तुम यहाँ मेरे साथ टाइम पास कर रही हो। बड़ों को वेट क्यों करवा रही हो? जल्दी जाओ ना। मैं चुपचाप खड़े होकर उसे स्टडी रूम की तरफ जाते हुए देखता रहा, फिर सोफा पर बैठकर उस शॉर्ट ड्रामा की स्क्रिप्ट देखने लगा जिसका कल ऑडिशन था। अभी पढ़ ही रहा था कि फोन रिंग हुआ। जिंग वेन फार्म का कॉल था। मैंने जल्दी से कॉल पिक की। थंब ब्रो तुम ट्रेंडिंग लिस्ट में आ गए हो, और वो भी नेगेटिव ट्रेंड में, बट डोंट वरी, मैं अभी इसको फिक्स करता हूँ। तुम गलती से भी कोई स्टेटमेंट मत देना। बाय फॉर नाउ, मैं हैंडल करने जा रहा हूँ। मैं भी ट्रेंडिंग लिस्ट में आ सकता हूँ? इतने टाइम के डेब्यू के बाद ये पहली बार है जब मैं ट्रेंडिंग लिस्ट पर आया हूँ। भले ही न्यूज कोई अच्छी नहीं थी, पर फिर भी मुझे काफी क्यूरियोसिटी हो रही थी। मुझे लगा था कि मैं तो बस एक 18वीं श्रेणी का एक्टर हूँ, मुझ पर कौन ही ध्यान देगा। पर रिजल्ट ये निकला कि ये टॉपिक तो अनएक्सपेक्टेडली बहुत बड़ा मुद्दा बन गया। थाइनियन सर्च लिस्ट पर 4th पोजीशन पर 18th ग्रेड एक्टर थमथन था। इवन मेरे बारे में एक नहीं बल्कि दो नेगेटिव ट्रेंड चल रहे थे। नंबर 1 स्पॉट पर भी मुझसे रिलेटेड टॉपिक था। टेन दिफी ने थाइनियन में शेडी सीन होने का दावा करते हुए लाइव स्ट्रीम की थी। दूसरा यह था कि टेन दिफी ने दावा किया कि थाइनियन में उसका रोल थमथन ने स्नैच कर लिया। और सेकंड ट्रेंड था कि थाइनियन मूवी की कास्टिंग डिजास्टर बन गई है और डायरेक्टर डुंग अपनी ओल्ड एज में अपनी रेपुटेशन रुइन कर रहे हैं। मैंने एक एक करके नए हैशटैग्स ओपन करके पढ़े, तब जाके मुझे मामला समझ आया। रिजल्ट ये निकला कि आधा घंटा पहले टीन डिफी ने अचानक लाइव स्ट्रीम स्टार्ट कर दी थी। वो घुमा फिराकर इस बात का हिंट दे रहा था कि थाइनियन मूवी की कास्टिंग में इंजस्टिस हुआ है। उसने रोते धोते कहा कि उसने इस रोल के लिए बहुत मेहनत की थी, पर आखिरकार रोल एक बिना किसी फेम वाले न्यूकमर को दे दिया गया। उसका एक एक शब्द पब्लिक ओपिनियन को मैनिपुलेट कर रहा था। सून आफ्टर उसके फैंस मेरे और डायरेक्टर डुंग के अकाउंट पर धावा बोलने लगे और ढेर सारे टॉक्सिक कमेंट्स छोड़ने लगे। बट सिंस डायरेक्टर डुंग एक रेप्यूटेड डायरेक्टर हैं, तो मीडिया आउटलेट्स और थाइनियन मूवी टीम का अकाउंट उनके अंडर वॉच था। मीडिया एजेंसीज ने इस कंट्रोवर्सी का क्लाउड देखा तो उन्होंने तुरंत इस मामले को पकड़ लिया और डीप एनालिसिस पोस्ट पब्लिश करने लगे। मैंने बहुत सारे पोस्ट स्क्रॉल करके पढ़े। मोस्टली टीन डिफी के फैंस उसका साइड ले रहे थे, जबकि नॉर्मल पब्लिक बस मजे ले रही थी। दो कुछ लोग जिन्होंने टीन डिफी की एक्टिंग देखी थी, उन्होंने कमेंट किया, तुम्हारी एक्टिंग इतनी वर्स्ट है तो क्या कोई तुमसे भी बुरी एक्टिंग कर सकता है? सम रेशनल एनालिसिस कमेंट्स भी थे। मुझे तुम्हारी बातों पर जरा भी यकीन नहीं है। क्या बड़े डायरेक्टर्स के पास सच में कोई जजमेंट पावर नहीं होती? ह्यूज बजट मूवी में कोई तुमसे भी वर्स्ट एक्टिंग वाले बंदे को क्यों लेगा? आई डोंट इवन वांट टू टॉक अबाउट इट। अपनी ट्रैश एक्टिंग के साथ तुम्हारी ऑडिशन देने की हिम्मत कैसे हुई? मुझे लगता है कि तुम्हें रोल नहीं मिला, इसलिए तुम जबरदस्ती थाइनियन मूवी का हाइप ले रहे हो। डिस्पर्स गाइस, ये बंदा बस अटेंशन सीख कर रहा है। ये सब पढ़कर मुझे कुछ असामान्य नहीं लगा, पर उसी मोमेंट टीन डिफी ने भी ये कमेंट्स पढ़ लिए थे। मैं तो गुस्से से पागल हो रहा हूँ। मैं इस बात को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं कर सकता। आखिर किस बेस पर थमथन को वो रोल मिल गया? सो जैसे ही उसका मैनेजर घर से बाहर गया, उसने चुपके से लाइव स्ट्रीम स्टार्ट कर दी। ओरिजिनली वो बस अपने फैंस को भड़काकर मेरे अकाउंट पर कमेंट करवाना चाहता था ताकि थाइनियन टीम को बॉयकॉट किया जाए और मुझे 4th मेल रोल से रिमूव करने का प्रेशर बने। उसे अंदाजा था कि ये मैटर बड़ा हो सकता है, पर इतना ड्रामा करने के बाद रिजल्ट उसकी सोच से काफी अलग निकला। लोग मुझे क्यों अब्यूज कर रहे हैं? ऑब्वियसली मैं तो यहाँ विक्टिम हूँ। उसको सच में समझ नहीं आ रहा था कि आखिर चल क्या रहा है। मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि इस टाइम टीम डिफी का रिएक्शन क्या है, क्योंकि उसके फैंस न सिर्फ मेरे अकाउंट पर आकर अब्यूसिव कमेंट्स कर रहे थे, बल्कि ढेर सारे थ्रेटनिंग डायरेक्ट मैसेजेस भी भेज रहे थे। उस हेट मैसेजेस के कचरे के बीच में मुझे आखिरकार अपने एक फैन का मैसेज मिला। उस फैन ने मुझे कंसोल करने के लिए मैसेज किया था, थंब ब्रो किसी ने फिर से आपके बारे में बैड माउथ किया है ना। ये रही मेरी तरफ से लेटेस्ट न्यूज। मैं आपके लिए जस्टिस मांग कर रहूंगी। ये मैसेज 20 मिनट पहले भेजा गया था। नो नीड, थैंक यू सो मच। मेरे मैनेजर इस मैटर को हैंडल कर रहे हैं, तुम इसमें मत पढ़ो। क्यूरियोसिटी की वजह से मैंने उस फैन की प्रोफाइल ओपन करके देखी।
इंडीड वो लड़की हर जगह मेरे सपोर्ट में बोल रही थी, यहाँ तक कि TNDFC के अकाउंट पर जाकर बहस भी कर रही थी। पेज रिफ्रेश करते ही नए कमेंट्स आ जाते थे। मैं तो सच में उसकी हिम्मत को दाद देता हूँ। ये अनब्रेकेबल फाइटिंग स्पिरिट सच में रिमार्केबल है। सीरियसली, किसी से भी पंगा ले लो, पर किसी आर्टिस्ट के फैन से कभी पंगा मत लेना। एंड वो फैन शायद अभी भी मेरे लिए फाइट करने में बिजी थी, इसलिए उसके पास मेरा पर्सनल मैसेज देखने का टाइम नहीं था। ओवर टू TNDFC साइड, उसने आखिरकार वो सारे नेगेटिव कमेंट्स पढ़ लिए थे। TNDFC गुस्से के मारे लगभग खून के घूंट पी रहा था। मीनवाइल कहीं और जिंग विन फार्म डायरेक्टर डूंग को कॉल कर रहा था। डायरेक्टर डूंग को ऑलरेडी इस बारे में पता चल चुका था। जिंग विन फार्म का कॉल देखते ही उन्होंने थनियन मूवी टीम को थमथन और TNDFC का ऑडिशन वीडियो रिलीज करने को कहा। विन फार्म, सच बताओ कि थमथन का बैक सपोर्ट आखिरकार कौन है, जिसने तुम्हें रिटायरमेंट से बाहर बुला लिया? ऊपर से तुम इतने डेडिकेटेड होकर काम कर रहे हो। डायरेक्टर डूंग, बाकी चीजों के बारे में मैं ज्यादा कुछ नहीं बता सकता। आपको बस इतना जानना है कि थमथन को जरा सी भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। गॉट इट? रिमाइंड करने के लिए थैंक्स। कॉल डिस्कनेक्ट करने के बाद डायरेक्टर डूंग ने तुरंत मूवी टीम से ऑफिशियल अकाउंट पर क्लैरिफिकेशन नोटिस पोस्ट करवाया और साथ ही थमथन और TNDFC का ऑडिशन वीडियो पब्लिकली स्ट्रीमिंग रूम में प्ले कर दिया। मीडिया आउटलेट्स ने जब ये देखा तो सबने ताबड़तोड़ न्यूज कवरेज शुरू कर दी। वेरी सून थनियन मूवी टीम और क्लैरिफिकेशन जैसे कीवर्ड ट्रेंडिंग लिस्ट पर आ गए। जिस किसी के पास भी आंखें थी वो वीडियो देखकर साफ बता सकता था कि थमथन की एक्टिंग स्किल्स TNDFC से कई गुना बेहतर थी। प्लस उस दिन ऑडिशन में मौजूद बाकी लोगों ने भी आकर स्टेटमेंट दिया। ऑनलाइन पब्लिक ओपिनियन ने तुरंत यू टर्न लिया। मोस्टली सब लोग क्लाउड चेसिंग के लिए TNDFC को क्रिटिसाइज करने लगे। यहाँ तक कि टॉन्टिंग कमेंट्स भी आने लगे। क्या तुम अंधे हो? जब उन्होंने स्पॉट वीडियो रिलीज कर दिया है फिर भी तुम जबरदस्ती बोल रहे हो कि ये फेक है और शेडी सीन है। मैं बस एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या ये एक्सेप्ट करना इतना मुश्किल है कि कोई तुमसे बेहतर परफॉर्म कर सकता है? TNDFC के डाई हार्ड फैंस ने तुरंत उसका साथ छोड़ दिया। प्लेंटी ऑफ पीपल मेरे अकाउंट पर आकर अपॉलॉजी मांगने लगे। TNDFC को इतने बैकलैश के बाद अपनी एग्जिस्टेंस पर डाउट होने लगा। झटके में ढेरों फैंस ने उसका साथ छोड़ दिया। TNDFC का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। एग्जैक्टली इसी टाइम TNDFC को अपनी नई मैनेजर माइक ट्विट का कॉल आया। ओ मेरे भाई, क्या तुम अपना दिमाग इस्तेमाल कर सकते हो? तुम्हें मना किया था ना कि लाइव स्ट्रीम मत करो, लाइव स्ट्रीम मत करो। तुमसे कहा था कि डायरेक्टर डूंग और थनियन मूवी टीम से तुम पंगा नहीं ले सकते। क्या तुम्हें पता है कि थनियन मूवी में कितने टॉप इन्वेस्टर्स लगे हुए हैं? क्या तुम्हें पता है कि डायरेक्टर डूंग का नेटवर्क कितना स्ट्रांग है? अब लो मजे। इस ड्रामा के बाद भूल जाओ कि तुम्हें कोई रोल मिलेगा। ओरिजिनली तुम्हारे लिए जो आइडल ड्रामा नेगोशिएट किया गया था और जिसमें तुम्हें मेल लीड देने पर एग्रीमेंट बन गया था, वो सब तुम्हारे इस स्टूपिड मूव की वजह से बर्बाद हो गया। अगर TNDFC को टीम बॉस ने इंट्रोड्यूस ना करवाया होता तो माइक होंग कब का कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेशन का लेटर थमा चुकी होती। अब उनका कॉल आ गया कि वो तुम्हें नहीं ले रहे हैं। वो वीडियो डेफिनेटली एडिटेड है। थमथन मुझसे बेहतर एक्टिंग कभी नहीं कर सकता। इंटरनेट पर कोई भी बंदा ये नहीं मान रहा कि वो ऑडिशन वीडियो एडिटेड है। तुम्हारा मतलब है कि बाकी सब अंधे हैं और सिर्फ तुम ही सबसे स्मार्ट हो। इंटरनेट यूजर्स सही कह रहे हैं। ये मानना इतना मुश्किल क्यों है कि वो तुमसे अच्छी एक्टिंग करता है? इतनी नेचुरल एक्टिंग का वीडियो तुम खुद एडिट करके दिखा दो मुझे। TNDFC का चेहरा पीला पड़ गया। अब जाके उसे यकीन हुआ कि थमथन के पास सच में उतनी ब्रिलियंट एक्टिंग स्किल्स हैं। मैंने तुम्हें एक अपॉलॉजी टेम्पलेट भेजा है, चुपचाप इंटरनेट पर पोस्ट करके माफी मांगो। यद्यपि तुमने बड़े लोगों से पंगा ले लिया है और तुम्हारा फ्यूचर एकदम डार्क दिख रहा है, पर अगर तुमने माफी नहीं मांगी तो तुम्हें और गंदी गालियां पड़ेंगी। हरी अप। TNDFC के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था। उसने अपॉलॉजी टेम्पलेट कॉपी किया और एक क्लैरिफिकेशन पोस्ट डालकर अपॉलॉजी मांगी, पर अब किसी को उसकी परवाह नहीं थी। उसकी माफी ऐसी लग रही थी जैसे वो खुद ही अकेले नाटक कर रहा हो। TNDFC को ऑब्वियसली शर्मिंदगी फील हो रही थी, पर जो फैंस उसका साथ छोड़ चुके थे और बाकी इंटरनेट यूजर्स सब उसे कंटिन्यूअसली क्रिटिसाइज कर रहे थे। TNDFC सहन नहीं कर पाया और रिप्लाई देने लगा। तभी मैनेजर ने आगे कहा, अपॉलॉजी के बाद इंटरनेट को भूल जाओ। अगर मैंने तुम्हें फिर से ऑनलाइन मजे लेते देखा तो मैं तुम्हें तुम्हारे हाल पर छोड़ दूंगी। साथ ही कंपनी में एप्लीकेशन डाल दूंगी तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेशन के लिए। अगर कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट नहीं हुआ तो तुम्हारी एक्टिविटीज फ्रीज करवा दूंगी। अब तुम खुद समझ लो। राइट नाउ मेरी हालत इतनी खराब है, अगर कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो गया या एक्टिविटीज फ्रीज हो गई तो क्या मेरी लाइफ पूरी तरह खत्म नहीं हो जाएगी? बट स्टिल TNDFC कंट्रोल नहीं कर पाया और इंटरनेट पर चल रहे मैटर को फॉलो करता रहा। एज फॉर मी, क्योंकि मैंने डायरेक्टर डूंग और मूवी टीम का अकाउंट फॉलो नहीं किया था, तो मुझे पता भी नहीं था कि टीम ने क्लैरिफिकेशन पोस्ट डाल दिया है और हम दोनों का ऑडिशन वीडियो पब्लिक कर दिया है। मुझे बस अचानक नोटिस हुआ कि मेरे फैन बेस का शोर काफी शांत हो गया है। फिर मुझे सीधे उस फैन का डायरेक्ट मैसेज मिला, थम्ब्रो, थनियन मूवी टीम ने क्लैरिफिकेशन नोटिस पोस्ट कर दिया है। वीडियो में आपकी एक्टिंग स्किल्स इतनी सॉलिड थी कि TNDFC को लगा कि ये एडिटेड है। क्या उस बंदे की आंखों में कोई प्रॉब्लम है? तब जाके मुझे पता चला कि टीम ने स्टेटमेंट दिया है। श्योरली थम्ब्रो ने उनसे कांटेक्ट किया होगा। मैं रिप्लाई देने ही वाला था कि उस फैन का एक और मैसेज आया, आहा थम्ब्रो, आपने मुझे मैसेज किया था। आज मैं फाइट में इतनी बिजी थी कि ध्यान ही नहीं गया। अब जाके मैटर रिजॉल्व हुआ है। सच में ब्रेनलेस लोगों का ग्रुप था। TNDFC की हर बात पे आंख बंद करके ट्रस्ट कर लेते हैं। मेरे सपोर्ट में बोलने के लिए थैंक यू। फॉर्मल होने की क्या जरूरत है, आप मेरा आइडल जो हो। उस फैन ने तुरंत रिप्लाई किया, माय बॉस इज कॉलिंग मी, मुझे काम पर जाना होगा, बाद में बात करते हैं थम्ब्रो। मैंने जल्दी से टेक्स्ट किया, या श्योर, तुम अपने काम पर ध्यान दो। चैट विंडो क्लोज करने के बाद मैंने इंटरनेट पर न्यूज देखना स्टार्ट किया। एक राउंड घूमकर कॉन्फर्म किया कि अब कोई मेरे बारे में गलत नहीं बोल रहा है। फिर मैंने डायरेक्टर डूंग और मूवी टीम के अकाउंट को फॉलो कर लिया। वर्क डन होने के बाद मैं कल के शॉर्ट ड्रामा ऑडिशन की प्रिपरेशन में लग गया। नेचुरली मुझे ये आइडिया नहीं था कि इंटरनेट पर मेरे ऑडिशन वीडियो के बारे में चल रही बहस का दिशा ही बदल चुका था। स्टार्टिंग से ही लोग मेरी एक्टिंग स्किल्स की तारीफ कर रहे थे कि मैंने TNDFC को बुरी तरह हरा दिया और थनियन मूवी टीम में कोई शेडी सीन नहीं था। पर अचानक से ये सब विजुअल्स और लुक्स की पार्टी में बदल गया। सेवरल गर्ल्स स्क्रीन के थ्रू मेरे लुक्स पे पार्ट 2 हो रही थी।
ही इज सो हैंडसम, मुझे तो इन्हें फॉलो करना ही पड़ेगा। वो सब एकदम एक्साइटेड होकर मेरे अकाउंट को फॉलो करने लगी। न्यू मीडिया एजेंसीज ने भी इस ट्रैफिक का फायदा उठाना चाहा। इमीडिएटली सेंसेशनल न्यूज, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री शॉक्ड बाय मिस्ट्री हैंडसम फेस जैसे धमाकेदार हेडलाइंस पब्लिश होने लगे। इंडिया फ्री ने इंटरनेट पर पब्लिक ओपिनियन का यू टर्न देखा तो गुस्से के मारे बेहोश होने लगा, पर उसमें कुछ करने की हिम्मत नहीं थी। कहीं उसकी मैनेजर सच में कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट ना कर दे, इसलिए वो चुपचाप कड़वा घूंट पीकर लोगों को मेरी तारीफ करते देखता रहा। एट द सेम टाइम बहुत सारे इंटरनेट यूजर्स मेरे पुराने रोल खंगालने लगे। इन मेकअप आर्टिस्ट को तो पकड़ कर मारना चाहिए, कैसी अजीब स्किल्स हैं। इतने डिवाइन फेशियल फीचर्स का इतना गंदा मेकअप कर दिया। मीडिया एजेंसीज उस टाइम जबरदस्ती हाइप बना रही थी, ढेरों एनालिसिस आर्टिकल्स लिख रही थी कि मैं आखिर हूं कौन। जिंग विन फार्म ने बस अभी एक गिलास पानी ही पिया था। मुझे पता था कि थमथन जैसी एक्स्ट्रॉर्डिनरी क्वालिटी वाला इंसान जल्दी ही फेमस हो जाएगा, पर इतनी जल्दी फेमस हो जाना मेरे भी कैलकुलेशंस के बाहर था। मुझे सच में समझ नहीं आ रहा कि बस एक छोटा सा ऑडिशन वीडियो इतना ज्यादा अटेंशन कैसे ले सकता है। भाई थमथन सच में सबसे एफर्टलेस आर्टिस्ट है जिसे मैंने आज तक मैनेज किया है। उसे फेमस बनाना तो बहुत ही आसान काम है। राइट हियर मुझे फिर से दिंग विन फार्म का कॉल आया। मुझे समझ नहीं आया कि दिंग ब्रो ने मुझे कॉल क्यों किया है। इंटरनेट पर तो गाली खाने वाला मैटर सॉल्व हो चुका था ना, फिर से क्या बात हो गई ब्रो? थम ब्रो तुम तो सीधे हिट हो गए। तुम्हें पता भी है अभी पूरे सोशल मीडिया पर तुम्हारा ही हॉट ट्रेंड चल रहा है। तुम्हारे टॉप टियर विजुअल्स की तारीफ हो रही है और तुम्हारा फैन बेस इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि पूछो मत। राइट नाउ ये 3 लाख क्रॉस कर चुका है और कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है। मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया, क्या मैं फेमस हो गया सो सडन? पर मैंने तो कुछ किया ही नहीं। तुम खुद इंटरनेट पर जाकर देख लो तो समझ आ जाएगा, पर तुम गलती से भी कोई स्टेटमेंट मत देना। सिचुएशन थोड़ी सेटल होने दो फिर देखते हैं। मैंने नोट किया, मुझे भी पता था कि अभी मैं चर्चा में हूं तो बेटर यही है कि चुप ही रहा जाए। जिंग विन फार्म से कॉल कट करने के बाद मैं जल्दी से ऑनलाइन देखने गया। इंडीड ट्रेंडिंग लिस्ट पर सारे टॉपिक्स मेरे बारे में ही थे। लोग पागल होकर मेरे लुक्स की तारीफ कर रहे थे, मेरे चेहरे पर फिदा हो रहे थे और मेरे अकाउंट पर फॉलोअर्स बहुत तेजी से बढ़ रहे थे। जस्ट नाउ जिंग विन फार्म 3 लाख बोल रहा था, पर जब मैंने देखा तो वो 4 लाख पार कर चुका था। मैं सच में थोड़ा परप्लेक्स हो गया। क्या लोग मेरे लुक्स पर इतने लट्टू हैं? यहाँ आने से पहले भी मेरा चेहरा सेम ही था, पर तब तो इतना शो ऑफ नहीं हुआ था। बट फिर भी इतने लोगों को तारीफ करते देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। इवन जब मैंने देखा कि लोग सिर्फ सुंदर चेहरा ही नहीं बल्कि मेरी एक्टिंग की भी तारीफ कर रहे हैं तो मुझे बहुत टचिंग फील हुआ। ऐसे नहीं चलेगा, मुझे और मेहनत करनी होगी। अपने फैंस को निराश बिल्कुल नहीं करना है। सो मैं गुनगुनाते हुए आगे की स्क्रिप्ट पढ़ने लगा। नाइट होने तक मेरा फैन बेस लगभग 10 लाख टच कर चुका था। आंट को ने जब ये खबर सुनी तो तुरंत अपनी सहेलियों को बाय बोलकर खुद डिनर बनाने में लग गई। को निमनीम और उसके डैड ये खबर सुनकर काफी चिल थे। अभी थम को डिस्टर्ब मत करो। को निमनीम ने पहले इंटरनेट पर एक चक्कर लगाया और देखा कि अधिकतर कमेंट्स मेरी तारीफ में ही थे। उसके लिप्स पर एक स्माइल आ गई। मुझे तो पहले से पता था कि थम ब्रो डेफिनेटली कर दिखाएंगे। थम ब्रो सच में बहुत ऑसम है। उनकी इतनी लंबी मेहनत बेकार नहीं गई। वो जो भी अचीव कर रहे हैं सब डिजर्व करते हैं। सो उसने चुपके से एक नया अकाउंट बनाया और मुझे फॉलो कर लिया। जब रात होने वाली थी तब को निमनीम ऊपर आई और मुझे डिनर के लिए बुलाने लगी। उसका फेस एकदम नॉर्मल था, जैसे खाना खाने के लिए बुला रही हो। मुझे भी आइडिया नहीं था कि आज रात सब लोग स्पेशली मेरे लिए सेलिब्रेट करने वाले हैं। मैं जल्दी से को निमनीम के पीछे नीचे गया, बट अनएक्सपेक्टेड क्या हुआ, जैसे ही मैं नीचे पहुंचा ऑन्ट को मेरी तारीफों के पुल बांधने लगी। हमारे थमब्रो को आखिरकार सब लोग नोटिस करने लगे हैं। आज दोपहर की चाय पर मेरी पुरानी सहेलियां मुझसे कितनी जेलस फील कर रही थी तुम्हें अंदाजा नहीं है। कोलम भाई ने स्माइल करते हुए कहा, थमब्रो नीचे आ गए क्या? जल्दी आओ खाना खा लो। आज का डिनर तुम्हारी मॉम ने खुद अपने हाथों से पकाया है। नीम ने भी हेल्प की है। मुझे अपनी नाक में थोड़ी सनसनाहट फील हुई। ऑब्वियसली दोपहर के लंच पर सेलिब्रेट करने वाले इंसान कोलम भाई थे, ना कि मैं। पर एंड में समझ नहीं आया कि ये सब मेरे ऑडिशन सक्सेस की खुशी में कैसे बदल गया। मैंने जल्दी से थैंक यू कहा। थैंक यू सो मच। थैंक यू मॉम। थैंक यू डैड। थैंक्स। मैं मुड़कर को निम को थैंक यू कहने वाला था कि रुक गया। अपनी प्यारी वाइफ को थैंक यू क्यों नहीं बोल रहे? थैंक्स वाइफी। एक्चुअली मैं सीधे नाम से बुलाना चाहता था, पर ऑन्ट को के सामने मैंने पहले ही को निम को वाइफ बुलाया था। अगर अब मैं पूरा नाम लेता तो शायद वो लोग कुछ गलत सोचते, और अगर नाम ना लेकर सिर्फ निम कहता तो मुझे खुद बहुत ऑकवर्ड लगता। हाँ, दोनों बड़े लोग हमें टाइम देने के लिए पहले ही डाइनिंग रूम में चले गए और स्पेस मेरे और को निम के लिए छोड़ दिया। चलो भी जल्दी चलकर खाना खा लो, यहाँ क्या खड़े हो? को निम ने मेरे ऑकवर्डनेस पर ध्यान नहीं दिया, बस एक छोटी सी स्माइल दी और डाइनिंग रूम में चली गई। को निम के अंदर जाने के बाद मैं बाहर खड़ा होकर थोड़ी देर खुद को संभालता रहा, फिर अंदर गया। सब लोग टॉपिक चेंज करके दूसरी बातें करने लगे थे। ये देखकर कि कोई मुझ पर ध्यान नहीं दे रहा, मैंने राहत की सांस ली। मुझे लगा था कि मेरा फैन बेस अब और नहीं बढ़ेगा। नेक्स्ट मॉर्निंग जब मैंने आंख खुलते ही फोन ओपन किया तो देखा कि फॉलोअर्स 4 मिलियन क्रॉस कर चुके थे। मैं एक बार फिर शॉक हो गया। इंटरनेट पर क्या सच में इतने सारे विजुअल लवर्स हैं? ऑल्दो मुझे खुद भी सुंदर चीजें देखना पसंद है, पर मैं सिर्फ किसी के सुंदर होने की वजह से उसे फॉलो नहीं करने लग जाता। ऑफ कोर्स को निम एक एक्सेप्शन है। अब इसमें मेरी क्या गलती कि को निम न सिर्फ सुपर प्रिटी और वर्क वाइज टैलेंटेड है, बल्कि वो मेरी वाइफ भी है और रोज मेरे सामने घूमती है, तो उस पर ध्यान न देना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। हाउएवर ये एक तरह से अच्छी बात ही है, बिकॉज ऑफ फॉलोअर्स का काउंट धीरे धीरे स्टेबलाइज होने लगा है। मेरे बारे में चल रहे ट्रेंडिंग हैशटैग्स भी कूल डाउन हो चुके हैं। ऑनेस्टली मुझे काफी रिलीफ फील हो रहा है। दो मुझे लगता है कि फेमस होना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इससे चॉइसेस बढ़ जाती हैं, पर मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इतने वियर्ड तरीके से वायरल हो जाऊंगा। लाइफ भी सच में कितनी अनप्रेडिक्टेबल है ना। डाउनस्टेयर्स आते ही मैंने देखा कि को निम ब्रेकफास्ट कर रही है। मॉम और डैड को खाना फिनिश करके कॉफी पीते हुए न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। को निम ने मुझे बैठते देखा।
तो अपना पील लेग मेरी तरफ स्लाइड कर दिया। इनिशियली मेरा रिजेक्ट करने का प्लान था, पर यह सोचकर कि उसने पहले ही पील कर दिया है, मैंने चुपचाप खा लिया। मील फिनिश करने के बाद दोनों फादर डॉटर साथ में काम के लिए निकल गए। जाने से पहले कोई ने मुझे एक हक दिया। आज रात एक पार्टी है जिसमें मेरा जाना जरूरी है, तो मैं आपके साथ डिनर नहीं कर पाऊंगी। उसकी ये बात सुनने में थोड़ी ज्यादा रोमांटिक लगी, जिससे मुझे एक पल के लिए समझ ही नहीं आया कि क्या रिप्लाई दूं। इट्स ओके, तुम अपने काम पर फोकस करो। शॉर्ट ड्रामा का ऑडिशन 10 बजे था, तो जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं थी। मैंने मॉम को इन्फॉर्म किया और दुंगविन फार्म के साथ रूम में चला गया। मॉम, मैं निकल रहा हूँ। येस्टरडे का सीन देखकर तो मैं खुद भी शॉक में आ गया था। इतने सालों में ये पहली बार है जब मैंने किसी को सिर्फ अपने विजुअल्स के दम पर देखा है। एक दिन से भी कम टाइम में 4 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स गेन कर लिए, और वो भी सब विजुअल फैंस। जब तक आपका ये फेस है तब तक ये साम्राज्य आपका ही रहेगा। थंब ब्रो, सिर्फ ये फैन बेस ही काफी है आपको शो बिजनेस में अगले 10 साल तक सक्सेस और लग्जरी की गारंटी देने के लिए। आप कुछ ज्यादा ही ओवररेट कर रहे हो। ये तो बस एक फेस ही तो है। ऐसा तो है नहीं कि मुझसे सुंदर कोई है ही नहीं। मुझे क्यों लग रहा है कि ये फैंस बहुत जल्द अपना फोकस कहीं और शिफ्ट कर लेंगे। थंब ब्रो, आपको अभी भी अपनी ट्रू वर्थ का अंदाजा नहीं है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि कम से कम आपके फैंस की नजर में आपसे ज्यादा हैंडसम कोई नहीं है। मोरओवर, आपका ये फेस ऐसा है जिसका रिप्लेसमेंट मिलना इम्पॉसिबल है। क्या आपको सच में लगता है कि किसी को भी उठाकर लोग टॉप टियर डिवाइन ब्यूटी कह देंगे? नेटिजन्स की नजर बहुत शार्प होती है, इवन दो मुझे लगा कि वो थोड़ा एग्जैजरेट कर रहे हैं, पर भला किसे तारीफ सुनना पसंद नहीं होता। सो मैं हंसते हुए बोला, जिंग ब्रो, नो किडिंग, मुझे सच में लगता है कि आप कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रहे हो। इनफैक्ट मुझे तो अब शाइनेस फील होने लगी है। जिंग फार्म ने तब जाके मैं टॉपिक पर बात शुरू की। करंटली फॉलोअर्स का काउंट अब खास बढ़ नहीं रहा है, और आपके ट्रेंडिंग हैशटैग्स भी शांत हो चुके हैं। आप एक पोस्ट डालकर सब लोगों को उनकी केयर के लिए थैंक यू बोल सकते हो, राइट? बेस्ट होगा कि एक छोटा वीडियो रिकॉर्ड करके पोस्ट कर दो। सिर्फ टेक्स्ट लिखना थोड़ा फॉर्मल और मैकेनिकल लग सकता है। यह सुनकर मैंने तुरंत अपना फोन निकालकर एक वीडियो शूट किया। हेलो एवरीवन, मैं थमथन हूं। आप सभी के प्यार और केयर के लिए थैंक यू सो मच। इसके बाद मैंने ये वीडियो अपने अकाउंट पर पोस्ट कर दिया। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ये विजुअल्स का अटैक तो नेक्स्ट लेवल है। मॉम, ये किस प्लेनेट का प्रिंस है? मुझे स्क्रीन लिक करने से कोई नहीं रोक सकता। इन जस्ट अ ब्लिंक ऑफ एन आई मेरे पोस्ट के नीचे कमेंट्स हजारों और देखते ही देखते लाखों में पहुंच गए। हम दोनों शॉक हो गए और जल्दी से ट्रेंडिंग हैशटैग चेक करने गए। विजुअल गॉड थम्थन पोस्ट जैसा कीवर्ड देखते ही देखते टॉप पोजीशन पर ट्रेंड करने लगा। ये इन्फ्लुएंस तो सच में स्कैरी था। जिंगविन फार्म ने जल्दी से मेरा प्रोफाइल पेज ओपन किया। मेरे फॉलोअर्स फिर से क्रेजी तरीके से बढ़ने लगे थे। ये सीन देखकर मेरे पास कहने के लिए शब्द ही नहीं बचे। नॉट ओनली मेरे डीएम्स भर रहे थे, बल्कि दुंग ब्रो के इनबॉक्स में भी अनकाउंटेड मैसेजेस आ चुके थे। लॉट्स ऑफ मीडिया आउटलेट्स एक्सक्लूसिव इंटरव्यू के लिए रिक्वेस्ट भेज रहे थे। थंब ब्रो, क्या आप इंटरव्यू एक्सेप्ट करना चाहते हो? बहुत सारी मीडिया एजेंसीज मुझे मैसेज करके आपका एक्सक्लूसिव इंटरव्यू मांग रही हैं। इतनी जल्दी वायरल होना मुझे सच में थोड़ा अनरियल लग रहा था। मैं अभी भी स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना चाहता था। सो मैंने कहा, जिम ब्रो, अगर हम इंटरव्यू न लें तो चलेगा क्या? एब्सोल्युटली, ये आपका करियर है। नेचुरली सारे फैसले आपके ही होंगे। आप जैसा चाहोगे वैसा ही होगा। मत भूलो कि मैं बस आपके लिए काम करने वाला एक एम्प्लॉय हूँ। देन जिम ब्रो, आप मेरी तरफ से सीधा रिजेक्ट कर दो। राइट नाउ मैं बस आज के शॉर्ट ड्रामा ऑडिशन पर फोकस करना चाहता हूँ। ऑडिशन क्लियर करने का ट्राई करते हैं। मैं अपनी एक्टिंग स्किल्स के दम पर स्टेप बाय स्टेप अपनी पहचान बनाना चाहता हूँ, ना कि इन फेक और टेम्पररी चीजों के भरोसे जो मुझे एंशियस करती हैं। दैट्स एक्चुअली गुड। आप अभी वायरल हुए हो। अगर इस टाइम इंटरव्यू लोगे तो लोगों को लगेगा कि आप इस हाइप को कैश करने के लिए डेस्परेट हो, जिससे पब्लिक रिस्पॉन्स नेगेटिव हो सकता है। अगर आपको एक्टर बनना है तो ऑब्वियसली बेस्ट यही होगा कि आप अपने काम के दम पर टिको, ना कि इन सब चीजों के दम पर। यह सुनकर मैंने नोट किया। मैं भी यही सोचता हूँ, व्हाटएवर इट इज, पहले काम होना चाहिए। अदरवाइज लोगों को लगेगा कि हम हवा में महल बना रहे हैं जो कभी भी कोलैप्स हो सकता है। सो जिंगविन फार्म ने मेरी तरफ से सारे इंटरव्यूज रिजेक्ट कर दिए। रिजेक्शन के बाद वो बोले, एनीवे, आपके फैंस तो ज्यादातर विजुअल लवर्स ही हैं, तो भले ही आप इंटरव्यू ना लो, आपकी हाइप और पॉपुलैरिटी वैसी ही बनी रहेगी। प्लस आपकी एक्टिंग भी बहुत सॉलिड है। अलॉन्ग विद ऑल द फैंस सर्चिंग फॉर यू, जल्द ही लोग खुद आकर आपको स्क्रिप्ट्स ऑफर करेंगे। फ्यूचर में हमें खुद जाकर रोल्स ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस आई हुई स्क्रिप्ट्स में से अपना मनपसंद रोल चूज करना होगा और हाँ बोलना होगा। ये बात सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। फेमस होने का रियल बेनिफिट तो यही है। चॉइसेस वायरल होने से पहले के मुकाबले बहुत बहुत ज्यादा थी। वन मोर थिंग, अब आपके पास इतने सारे फैंस हैं तो बाहर जाते वक्त सिर्फ मैं अलोन आपके साथ रहूं, ये पॉसिबल नहीं है। एज योर मैनेजर मेरे पास काम बढ़ गया है, तो मैं हर पल आपकी छोटी छोटी चीजों का ध्यान नहीं रख पाऊंगा। सो हमें और स्टाफ हायर करना पड़ेगा। एटलीस्ट एक ड्राइवर और एक असिस्टेंट तो चाहिए ही। ओह, बस इतनी सी बात है, नो प्रॉब्लम एट ऑल, आप खुद ही डिसाइड कर लो। नेक्स्ट सेकंड उन्होंने अचानक पूछा, देन क्या मैं अपनी फैमिली के किसी पर्सन को हायर कर सकता हूँ? मैं रीजन ये है कि को मैम ने स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दिए थे कि बाहर किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि आप उनके हस्बैंड हो, वरना बाहर निकलते ही आपको ढेर सारे बॉडीगार्ड साथ लेकर घूमने पड़ेंगे। बट अगर किसी आउटसाइडर को हायर किया तो मुझे सच में ट्रस्ट नहीं होगा। आफ्टर ऑल, असिस्टेंट और ड्राइवर हमेशा आपके साथ रहेंगे। दैट्स टोटली फाइन। अगर आपकी फैमिली वाले रेडी हैं और ट्रस्टवर्दी हैं तो उन्हें हायर कर लो। एज फॉर बॉडीगार्ड्स, फ्यूचर में जब जरूरत पड़े तो घर वाले गार्ड्स में से 2 लोगों को सिलेक्ट कर लेना जो बाहर साथ चल सके। आफ्टर ऑल, घर में इतने सारे बॉडीगार्ड्स हैं ही, तो वो किसी आउटसाइडर से ज्यादा रिलायबल होंगे। जिंग ब्रो की बात सही थी। प्लस अगर सच में बॉडीगार्ड्स ले जाने की नौबत आ गई तो इसका मतलब मेरी सेफ्टी खतरे में है। मैं अपनी लाइफ को बहुत वैल्यू देता हूँ, तो इस मैटर में कोई स्टबर्ननेस नहीं दिखाऊंगा। ओके देन, जब सच में जरूरत पड़ेगी तो मैं कोन इमनिम से बात करके 2 लोगों को साथ ले लिया करूंगा। साई, भले ही मैं हमेशा कोन इमनिम के साथ एक क्लियर लाइन ड्रॉ करना चाहता हूँ,
पर करंट सिचुएशन ये है कि हर कोई बाय डिफॉल्ट हमें एक ही फैमिली मानता है, तो इस लाइन को सच में ड्रॉ करना इम्पॉसिबल लग रहा है। व्हाट शुड आई डू नाउ? जिंग विन फार्म ने वॉच देखी, शॉर्ट ड्रामा के ऑडिशन का टाइम हो रहा था। थंबरो, अब चलना चाहिए, ऑडिशन के लिए निकलते हैं। शॉर्ट ड्रामा बड़ी बजट वाली लॉन्ग मूवीज जितना कॉम्प्लेक्स नहीं होता, इसका ऑडिशन भी वैसा ड्रामेटिक नहीं होता, बहुत सिंपल होता है। आप बस रिलैक्स माइंड रखो, डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा। मुझे लगा था कि ऑडिशन वेन्यू पर पहुंचकर चाहे कितना भी सिंपल क्यों ना हो, थोड़ा बहुत तो परफॉर्म करना ही पड़ेगा। पर मेरे पहुंचते ही अनएक्सपेक्टेड क्या हुआ, शॉर्ट ड्रामा के डायरेक्टर खुद मुझे रिसीव करने बाहर आ गए। वो पास आकर बोले, थम थम, क्या ये सच में तुम हो? तुम तो ऑलरेडी इतने बड़े स्टार बन चुके हो, फिर भी ऑडिशन देने आए हो? हम तो तुम्हें अफोर्ड भी नहीं कर सकते, मैक्सिमम हम तुम्हें 3000 युआन पर डे ही पे कर सकते हैं। पर तुम्हारी करंट सिचुएशन काफी स्पेशल है, मैंने कंपनी में एप्लीकेशन डाली है कि क्या हम तुम्हें 5000 युआन पर डे दे सकते हैं या नहीं। थमथन, तुमने शायद अभी सुना ही होगा, हमारी कंपनी 5000 युआन पर डे का रेट अप्रूव कर सकती है, बस पता नहीं तुम एग्री करोगे या नहीं। अगर तुम रेडी हो तो ये मेल लीड का रोल तुम्हारा ही है। यद्यपि मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि चीजें इतनी जल्दी फाइनलाइज हो गई, पर फिर भी मैंने पोलाइटली डायरेक्टर से पूछा, क्या मुझे ऑडिशन देने की भी जरूरत नहीं है? अब उसकी क्या जरूरत है, तुम्हारा ऐसा डिवाइन फेस है, ऊपर से तुमने थंगियन मूवी में 4th मेल रोल का ऑडिशन सक्सेसफुली क्लियर किया है, सो क्लियरली तुम्हारी एक्टिंग में कोई इश्यू नहीं है। एंड इवन अगर तुम्हारी एक्टिंग जीरो भी होती, तब भी तुम्हारे फैंस सिर्फ इस चेहरे के लिए पैसे खर्च करने को तैयार हो जाते। ये सुनकर मुझे थोड़ा डाउट होने लगा कि इस डायरेक्टर की बनाई हुई मूवीज अच्छी भी होती हैं या नहीं। मैंने पहले ही रिसर्च कर ली है, डायरेक्टर ली बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान है, पर उनके बनाए प्रोजेक्ट्स क्वालिटी के मामले में बड़ी सुपरहिट मूवीज के बराबर होते हैं। इतने कम टाइम में अगर कोई बंदा सुपरहिट मूवीज के लेवल का प्रोजेक्ट बना सकता है, तो भले ही वो ड्रामा हिट हो या ना हो, ये तो क्लियर है कि डायरेक्टर में सच में टैलेंट है। नाउ दैट ड्रीम ब्रो ने पूरी जांच पड़ताल कर ली थी, तो मुझे भी कोई डाउट नहीं रहा। मैंने आप लोगों की शॉर्ट ड्रामा स्क्रिप्ट देखी है, मुझे ये मेल लीड कैरेक्टर बहुत पसंद आया। 5000 युआन पर डे मेरे लिए बिल्कुल ओके है। एक्चुअली मेरा अपना एक छोटा सा कैलकुलेशन भी था, अगर मैं पहले वाले टाइम में ऑडिशन देने जाता तो शायद 200-300 युआन पर डे मिल जाना ही बहुत बड़ी बात होती। नेचुरली वायरल होने के बाद सब कुछ अच्छा हो जाता है, रिम्यूनरेशन भी काफी ज्यादा मिल रहा था। इट्स ऑसम देन, रियली टू ग्रेट। हमारा ये शॉर्ट ड्रामा एक वायरल नॉवेल का एडेप्टेशन है। नेक्स्ट वीक यानी 3 दिन बाद शूटिंग स्टार्ट होगी। 5 दिनों में शूट कंप्लीट हो जाएगा और लगभग 1 महीने बाद ये स्ट्रीम होने लगेगा। अगर तुम्हें इन सब शर्तों से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हम कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं। आई हैव नो ऑब्जेक्शंस। इसके बाद मैंने कॉन्ट्रैक्ट रिव्यू किया। फेमस होने के बाद सच में काम कितना स्मूथ हो जाता है ना। इवन तो डायरेक्टर ली जिंग विन फार्म को नहीं पहचानते थे, पर जब कॉन्ट्रैक्ट की कुछ टर्म्स एडिट करने की बात आई तो वो तुरंत तैयार हो गए। बिकॉज कंपनी ने डायरेक्टर ली को पहले ही बोल दिया था कि जब तक पे 5000 युआन पर डे से ऊपर नहीं जाता, थम थन की बाकी जो भी डिमांड्स हो सब मान लेना। आफ्टर ऑल घुमा फिराकर उनका गोल मुझे ही मेल लीड बनाए रखना था। कंपनी का कैलकुलेशन बहुत क्लेवर था। आफ्टर ऑल ये वायरल होने के बाद थम थन का पहला प्रोजेक्ट होगा। करंटली उसके पास ढेरों एक्टिव फैंस हैं। ये शॉर्ट ड्रामा बहुत जल्द रिलीज होने वाला है, तो डेफिनेटली इस पूरी हाइप का फायदा इस प्रोजेक्ट को मिलेगा। भले ही ड्रामा सुपर हिट ना हो, फिर भी एक अच्छा खासा प्रॉफिट तो कमा ही लेगा। मॉडिफाइड कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने के बाद मैं जिंग विन फार्म के साथ वहां से निकला। राइट नाउ इंटरनेट पर मेरे फॉलोअर्स की गिनती क्रेजी स्पीड से बढ़ रही थी और 7 मिलियन का मार्क क्रॉस कर चुकी थी। कोविला पहुंचने पर खुद जिंग विन फार्म भी ये देखकर शॉक में रह गया। सून आफ्टर ढेरों वर्क अपॉर्चुनिटीज की बाढ़ आ गई। इंटरव्यू रिक्वेस्ट, कमर्शियल एड्स, रियलिटी शोज, सब लोग डेस्परेटली जिंग विन फार्म को मैसेजेस भेज रहे थे। इंटरव्यू वाला पार्ट तो जिंग ब्रो ने पूरा रिजेक्ट कर दिया था, बाकी रहे एडीज और रियलिटी शोज। मैंने जिंग ब्रो से इस पर नजर रखने को कहा। आफ्टर ऑल मुझे जिंग विन फार्म को सैलरी देनी थी, फिर आगे ड्राइवर और असिस्टेंट की सैलरी भी देनी होगी, अलॉन्ग विद डेली वर्क एक्सपेंसेस। ये सब एक बड़ा एक्सपेंडिचर होने वाला था। प्लस मुझे खुद के लिए भी पैसों की जरूरत थी। बस प्रॉब्लम ये थी कि 3 दिन बाद मुझे शॉर्ट ड्रामा की शूटिंग पर जाना था। राइट नाउ मेरे पास इन सब चीजों को लेने का टाइम नहीं था, सो मैंने जिंग विन फार्म से इन सब पर ध्यान रखने को कहा ताकि शॉर्ट ड्रामा का शूट खत्म होने के बाद हम आगे का प्लान कर सकें। एज एक्सपेक्टेड अभी भी बहुत से लोग जिंग विन फार्म को न्यू स्क्रिप्ट्स भेजकर मुझे कास्ट करने का ट्राई कर रहे थे। सिंस 3 दिन बाद मुझे शूटिंग पर जाना था, तो जिंग विन फार्म ने उन सभी स्क्रिप्ट्स को तुरंत रिजेक्ट कर दिया जिनकी शूटिंग अर्जेंट थी। बाकी बची हुई स्क्रिप्ट्स को उसने होल्ड पर रखा ताकि बाद में आराम से रिव्यू किया जा सके। आफ्टर दैट जिंग विन फार्म मुझे कोविला ड्रॉप करके चला गया। ये जानकर कि मैंने शॉर्ट ड्रामा का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है, अंकल को तो इतने खुश हुए कि उनकी हंसी ही नहीं रुक रही थी। दैट इवनिंग हमने साथ में डिनर किया। आफ्टर दैट मैं अपने पर्सनल वर्क हैंडल करने अपस्टेयर्स चला गया। आफ्टरनून में 4 बजे मुझे जिंग विन फार्म का कॉल आया। आपका फैन बेस 10 मिलियन क्रॉस कर चुका है और आप फिर से नए ट्रेंडिंग हैशटैग पर आ गए हो, आपको पता चला। मैं तुरंत सरप्राइज हो गया और जल्दी से ऑनलाइन चेक करने गया। दो ये बात क्लियरली फील हो रही थी कि भले ही मैं अभी भी ट्रेंडिंग लिस्ट में टॉप पर था, पर फॉलोअर ग्रोथ की स्पीड काफी स्लो हो गई थी। प्रोबेबली सैचुरेशन पॉइंट आने वाला था। विजुअल फैंस शायद इतने ही मिल सकते थे। अगर और फैंस ऐड करने हैं तो फ्यूचर में मुझे अपनी एक्टिंग, दूसरे टैलेंट्स या अपनी पर्सनैलिटी पर ही निर्भर रहना होगा। ये सुनकर कि सैचुरेशन पॉइंट आने वाला है, मेरे मन को बहुत सुकून मिला। बिकॉज मुझे एक स्टेप करके ऊपर चढ़ने की फीलिंग पसंद है, ना कि किसी हवाई चीज के भरोसे रहना। एक बार की हाइप ही काफी थी। डिनर के टाइम अंकल को और डैड को लम्हाई ने नेचुरली मेरे लिए एक प्रॉपर सेलिब्रेशन रखा। को निम चूंकि एक पार्टी में गई थी तो ऑब्वियसली वो घर पर नहीं थी। नाइट में 8 बजे जाके मेरे वेबो अकाउंट के फॉलोअर्स सच में रुक गए और बढ़ना बंद हो गए। मैंने होकर चेक किया तो वो 11 मिलियन 100,000 से ऊपर जा चुके थे। नेचुरली विजुअल लवर्स हमेशा इतने ही क्रेजी होते हैं।
लकीली अब ये काउंट रुक गया था। नाइट में 9 बजे मुझे कोनिम निम घर वापस आती दिखी। कोनिम निम ने दूर पुश करके एंट्री ली। उसकी बॉडी से हल्की सी अल्कोहल की स्मेल आ रही थी। मेरे मुंह से अचानक निकल गया, तुमने ड्रिंक किया क्या? मैं सेंटेंस कंप्लीट करते ही मुझे खुद पर रिग्रेट हुआ। ये तो बेवकूफी वाला सवाल था ना। वो पार्टी में गई थी तो ऑब्वियसली ड्रिंक तो करेगी ही ना। कोनिम निम ने नोट किया, मैंने थोड़ी सी ली थी। क्या मेरी स्मेल से आपको प्रॉब्लम हो रही है? इससे पहले कि मैं कुछ जवाब देता, कोनिम निम ने अपनी रिस्ट वॉच उतारी, उसे साइड में रखा और आगे बोली, अगर आपको पसंद नहीं है तो आगे से मैं कभी ड्रिंक नहीं करूंगी। अरे मैंने ऐसा कब कहा? अचानक से ड्रिंकिंग बंद करने की क्या जरूरत है? आपको मेरी परवाह करने की जरूरत नहीं है। मुझे तो बस स्मेल आई थी। मैं सच में अपनी जबान से परेशान हूँ। बाहर नेटवर्किंग करते टाइम कौन ही होगा जो ड्रिंक ना करे? ऐसा बोलना तो बेवकूफी हुई ना। ओ रियली? मुझे तो लगा कि आप मेरी केयर कर रहे हो। तो आप ये कह रहे हो कि आप बस फालतू बात कर रहे थे? मुझे थोड़ा अननेचुरल फील हुआ। मेरी आंखें उससे नजरें मिलाने से कतरा रही थी। तुमने बस थोड़ी सी ड्रिंक की है, टल्ली भी नहीं हुई हो, इसमें केयर करने जैसी क्या बात है? वो क्लियरली टॉपिक घुमा रही थी। थम्ब्रो, क्या ऐसा है कि अगर मैं आपको कॉल ना करूं तो आप भी मुझे कभी कॉल नहीं करोगे? इस क्वेश्चन ने मुझे अटका दिया कि क्या जवाब दूं। सो मैंने अपनी ब्राउज नैरो करके पूछा, तुम्हारा मतलब क्या है? मुझे समझ नहीं आया। क्या आपने नोटिस नहीं किया कि आज पूरे दिन मैंने आपको एक बार भी कांटेक्ट नहीं किया? पिछले दिनों में ऐसा कौन सा दिन था जब मैंने आपको कॉल ना किया हो? मैंने ऑब्वियसली नोटिस किया था, पर उस नोटिस करने का कोई बड़ा मीनिंग नहीं निकलता। प्लस मुझे इतने सारे डायलॉग्स याद करने थे तो सोचते सोचते मैं बात ही भूल गया। मुझे लगा कि मेरा दिमाग अभी एक मलबे जैसा हो गया है जो सही से काम नहीं कर रहा। सो मुझे समझ नहीं आया कि मैं ये कहूं कि नोटिस किया या नहीं किया। कॉल ना करना तो दूर की बात है, अब मैं घर आ भी गई हूं, पर आपने ये पूछने की जहमत भी नहीं उठाई कि आज मैं किस काम में इतनी बिजी थी कि आपको एक कॉल करने का टाइम भी नहीं मिला। शिट, क्या ये मेरा मति भ्रम है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि उसकी इस काम और स्टेडी वॉइस में थोड़ा सा नखरा और शिकायत छुपी हुई है? क्या ये वही बड़ी हस्ती है जिसे मैं जानता हूँ? ये सोचते ही मुझे अपने आप सिरदर्द फील होने लगा। अगर तुम काम पर जा रही हो तो ऑब्वियसली बिजी होगी। अबव ऑल, डैड ने भी आज घर लौटकर मुझे यही बताया था। आज तुम्हारा काम बहुत ज्यादा था, तो जब तुम काम में बिजी थी तो इसमें पूछने जैसा क्या था? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियरली आप मेरी परवाह ही नहीं करते। मैं इस बात पर कोई काउंटर कॉल नहीं कर पाया। सून आफ्टर कोनिम ने मेरे कान के बिल्कुल पास आकर फुसफुसाई, क्या मेरे पति को आगे से मेरी केयर करना सीखना होगा और खुद से मुझे कॉल करना पड़ेगा? समझ आया? यस, समझ आ गया। आगे से जैसे ही मैं शूटिंग खत्म करूंगा तुम्हें टाइम पर टेक्स्ट कर दूंगा। दैट्स लाइक अ गुड बॉय। एक बार जब आप अपना शॉर्ट ड्रामा शूट पूरा कर लोगे तो मैं रोज आपका पसंदीदा स्वीट डिजर्ट आपके लिए लाऊंगी। मेरे दिमाग में बहुत सारी चीजें एक साथ चल रही थी। मैं हमेशा यही सोचता रहता था कि जब स्टोरी प्लॉट उस पॉइंट पर पहुंचेगा तो हम डिवोर्स कर लेंगे। बट इतने टाइम से वो हमेशा मुझे प्रोटेक्ट करती आई है, मेरे लिए डूम ब्रो को ढूंढ कर लाई। को फैमिली के मॉम डैड ने भी मुझे पूरे दिल से ट्रीट किया है। वो क्लियर लाइन ड्रॉ करने का थॉट तो कब का गायब हो चुका था। 3 डेज लेटर मैं शॉर्ट ड्रामा के सेट पर शामिल हो गया। 5 डेज की शूटिंग की स्पीड हवा की तरह निकल गई। चाहे दिन कितना भी लेट खत्म क्यों ना हो, मैं कोनिम निम को अपना स्केड्यूल अपडेट करने के लिए टाइम पर टेक्स्ट जरूर करता था। समटाइम्स मैं बीटीएस फोटोज भी क्लिक करके उसे भेज देता था। सेट पर सब लोग मुझे चिढ़ाते थे, पर मेरे मुंह से नो निकलने के बावजूद दिल में एक मीठी सी वार्मथ फील होती थी। शॉर्ट ड्रामा रिलीज होती ही ब्लास्ट हो गया। टेंस ऑफ मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स का सॉलिड बेस और साथ में मेरी नेचुरल एक्टिंग। मुझे पूरे इंटरनेट पर तारीफें ही तारीफें मिलने लगी। टीम ने भी इस मौके का फायदा उठाते हुए रिलीज स्केड्यूल अनाउंस कर दिया। ऑफिशियल अकाउंट ने मेरा पूरा ऑडिशन वीडियो ड्रॉप कर दिया, जिसने हाइप को एक अलग ही लेवल पर पहुंचा दिया। जीन विन फार्म ने स्क्रिप्ट्स फिल्टर करने में मेरी हेल्प की और पब्लिसिटी के लिए बने बेतुके रियलिटी शोज को रिजेक्ट करके सिर्फ हाई क्वालिटी फिल्म प्रोजेक्ट्स ही रखे। मैंने खुद को एक्टिंग में और बेटर करने के लिए सेट्स पर पूरी तरह से डेडिकेट कर दिया। ऑन दी अदर साइड, टिंडे फी के फेक न्यूज और डेफमेशन के कारनामों का नतीजा आखिरकार सामने आ ही गया। अनऑफिशियल लाइव स्ट्रीम करके अफवाहें फैलाने की वजह से उसे इंडस्ट्री के सभी प्रोडक्शन हाउसेज ने ब्लैकलिस्ट कर दिया। उसके बचे कुचे ब्रांड डील्स भी एक एक करके कैंसिल हो गए। फैंस ने मैस अनफॉलो करना शुरू कर दिया। अब उसे सिर्फ लो बजट मूवीज में बिना नाम वाले छोटे मोटे रोल्स करने पड़ रहे थे। उसकी पॉपुलैरिटी जमीन पर आ गिरी। अब उसमें इतनी हिम्मत ही नहीं बची थी कि वो आकर मेरे लिए ड्रामा क्रिएट करे। उसने अपना वो टॉक्सिक नेचर छोड़ दिया। अब वो जेलसी छोड़कर शांत हो गई थी और चुपचाप छोटे रोल्स करके एक्टिंग पॉलिश कर रही थी, जिसे उसकी जल्दबाजी का एक छोटा सा प्राइस कहा जा सकता है। फेमस एक्ट्रेस थिउ थिन लैम मेरे साथ एक क्लीन और फ्रेंडली सीनियर जूनियर रिलेशनशिप बनाए हुए थी। वो बीच बीच में मुझसे एक्टिंग टिप्स शेयर करती रहती थी। लेटर जब उसके पास डुअल में लीड की एक अच्छी स्क्रिप्ट आई तो उसने खुद आगे रहकर मुझे सो स्टार करने के लिए रेकमेंड किया। हम इंडस्ट्री में एक दूसरे को सपोर्ट करने वाले अच्छे फ्रेंड्स बन गए। हाफ अ ईयर लेटर थनियन मूवी में मेरे 4th मेल लीड बचलॉन्ग के रोल की डीप और न्यूआंस्ड एक्टिंग की बदौलत मुझे प्रेस्टिजियस बेस्ट न्यू एक्टर अवार्ड मिला। अवार्ड सेरेमनी के दिन को निम अपने अंकल को और डैड को लम्हाई के साथ ऑडियंस में सामने बैठी थी। उसकी नजरें पूरे टाइम सिर्फ मुझ पर ही टिकी हुई थी। मैंने ट्रॉफी को कसकर पकड़ा। मैं अपने एक्टर बनने के ड्रीम को बिना किसी चिंता के फॉलो कर पा रहा हूँ। इसमें मेरी वाइफ को निम के कंट्रीब्यूशन और मॉम डैड के अनकंडीशनल लव और सपोर्ट को बिल्कुल भी भुलाया नहीं जा सकता। अर्लियर मैं हमेशा हमारे बीच के गैप को लेकर खुद को रोकता था, बट नाउ आई रियलाइज सबसे सुंदर रिश्ता वो नहीं होता जो किसी लिखी हुई स्क्रिप्ट के हिसाब से चले, बल्कि वो होता है जब दोनों लोग एक दूसरे की तरफ कदम बढ़ाएं। अवार्ड शो खत्म होने के बाद जब हम को फैमिली के घर वापस लौटे, जो शेयर्स पहले तुम्हें दिए गए थे वो तो बस एक छोटा सा गिफ्ट था, पर ये मूवीज और एंटरटेनमेंट की सब्सिडियरी कंपनी है जिसे डैड और निम साथ में मैनेज करते हैं। अब इसका पूरा कंट्रोल हम तुम्हारे हाथ में सौंप रहे हैं। किस टॉपिक पर काम करना है, न्यू कमर्स को कैसे ट्रेन करना है, सब तुम्हारा डिसीजन होगा। ये कोई चैरिटी नहीं है, ये एक ऐसा बिजनेस है जिसे हम पूरा परिवार साथ मिलकर चला रहे हैं। मुझे तुम्हारी पसंद और कैपेबिलिटी पर पूरा विश्वास है। नाइट में रूम में सिर्फ हम दोनों ही थे। मैं खुद उसके पास जाकर बैठा और उसका हाथ थाम लिया।
स्टार्टिंग में मुझे लगता था कि तुम इस नॉवल की फिक्स्ड फीमेल लीड हो जो मेल लीड के पीछे पागल रहेगी, इसीलिए मैं हमेशा तुमसे दूरी बनाना चाहता था। हर छोटी बात पर डिवोर्स की रट लगाता था। तुम्हें बहुत कुछ सहना पड़ा ना। मुझे नॉवल के प्लॉट का पता तो था, पर मैं कभी भी उस स्क्रिप्ट के हिसाब से नहीं जीना चाहता था। तुमसे मिलने के बाद मुझे कभी भी किसी मेल लीड के उस खोखले टैग की चाहत नहीं रही। मैं तो बस तुम्हें चाहता था। फ्रॉम नाउ ऑन मुझे उस तथाकथित स्टोरी लाइन की कोई परवाह नहीं होगी। मैं चुपचाप अच्छे से एक्टिंग करूंगा और तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा। मैं हर पल तुम्हारी केयर करना सीखूंगा और अपनी डेली लाइफ की छोटी छोटी खुशियां और बातें तुम्हारे साथ शेयर करूंगा। 1 ईयर लेटर मैंने अपना खुद का फिल्म स्टूडियो एस्टैब्लिश किया और ड्रीम वेन फार्म को इसका पूरा मैनेजर बना दिया, जो मेरे बाकी काम हैंडल करता था। स्टूडियो ने बहुत से ऐसे टैलेंटेड न्यूकमर्स को ट्रेन किया जिनके पास टैलेंट तो था पर रिसोर्सेज नहीं थे। कोनियम नीम और मैंने नेशनल डे के मौके पर अपनी पसंद के मुताबिक बीच पर एक बहुत ही सुंदर वेडिंग ऑर्गेनाइज की। मैरिज के बाद हम हमेशा एक दूसरे को समझते हैं और सपोर्ट करते हैं। शूट में कितना भी बिजी होने के बावजूद मैं उसके साथ टाइम स्पेंड करने का पूरा ध्यान रखता हूँ। उसने भी कंपनी के रोज के कामों को थोड़ा कम कर दिया और अक्सर मेरे साथ स्क्रिप्ट एनालिसिस करने बैठती है। ऑनेस्टली जब भी हम बाहर जाते हैं या घर लौट कर बात करते हैं तो डैड को लम्हाई भी अक्सर मेरे साथ बैठकर फिल्म इंडस्ट्री के गोल्डन एरास पर बातें किया करते हैं। पूरी फैमिली हमेशा खुशहाल और वार्म रहती है और इंटरनेट पर मेरे खिलाफ कोई भी नेगेटिव कमेंट्स नहीं बचे हैं। मेरे एक के बाद एक कई सुपरहिट प्रोजेक्ट्स आए और उन्होंने बड़ा इंपैक्ट बनाया। तेंदुफी ने अब खुद को शांत करके एक्टिंग सुधार ली थी। जब भी हम कभी सामने आते तो वो खुद मुस्कुराकर मुझे ग्रीट करती थी। उसने पुरानी जलन छोड़ दी थी और हम दोनों ही अपनी अपनी स्टेबल जर्नी पर आगे बढ़ रहे थे। फ्री टाइम में कोनिम नीम और मैं बालकनी पर बैठकर सनसेट देखा करते हैं। वो अपना सिर मेरे शोल्डर पर टिका देती है और मैं उसका हाथ कसकर थाम लेता हूँ। मेरे दिल में एक गहरी शांति और ठहराव का एहसास भर जाता है। इट टर्न्स आउट मुझ जैसे एक मामूली पैसर भी सी जिसका असल कहानी के प्लॉट से कोई लेना देना ही नहीं था, उसका अंत किताबों की तरह सेपरेशन पर खत्म नहीं हुआ। ऑन द कॉन्ट्ररी, जो बंदी उस मेल लीड के पीछे पागल होने वाली फीमेल लीड बनने वाली थी, उसके साथ मिलकर हमने उस बनाई हुई कल्पित कहानी से खुद को पूरी तरह फ्री कर लिया। हम एक दूसरे की वैल्यू समझते हैं और साथ मिलकर अपनी खुशी खुद बनाई है। एक पीसफुल, फुलफिलिंग और लाइफ लॉन्ग हैप्पीनेस हासिल की है। भले ही आगे का रास्ता कितना भी लंबा क्यों ना हो, मेरे पास मेरा पैशन है, मुझे प्यार करने वाली प्यारी फैमिली है और सबसे बड़ी बात, मेरे साथ हमेशा चलने के लिए वो मेरे पास है।